Hello students, we are going to start with chapter 4 unit 3. Okay, and the name of the unit is trade negotiations. Actually कई बार मैंने इस टॉपिक को पढ़ा एंड आई फाउंड दैट लाइक कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं है एंड जहाँ भी ऐसा होता है ना कि मुझे एक्सप्लेन करने का नहीं इतना कुछ है तो आई फील वेरी लाइक बोर काइंड ऑफ बोर्ड की क्या पढ़ाऊँ इसके अंदर में. इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव. लाइक तुम्हें इन्फॉर्मेशन को मतलब बेसिकली याद करना है. इन शॉर्ट, इन अ वेरी लेमैन लैंग्वेज, इन अ वेरी लाइक सिंपल लैंग्वेज हमें याद करना पड़ेगा ये. ओके, सो मैंने थोड़ा समय भी लगाया इसको रिकॉर्ड करने में क्योंकि आई डेंट फील लाइक ठीक है ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है और हमें बोलना था और उसमें थोड़ा थोड़ा मैं समझा सकती हूँ. तो फिर काइंड ऑफ माई टेक्निकल टीम टोल्ड मी दैट मैम जस्ट काइंड ऑफ जस्ट फिनिश इट ऑफ बिकॉज इट्स रिक्वायर्ड, स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर द लेक्चर एंड दैट इज़ हाउ आई थॉट दैट ओके लेट मी स्टार्ट. सो इफ़ यू आस्क एंड आई डेफिनेटली लाइक स्टिक टू द मॉड्यूल ओनली. मैं अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा वैल्यू ऐड करूँगी लेकिन इसमें अपने मन से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं इनपुट नहीं करूँगी बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी सारा दे रखा है एंड इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है दे आर गोइंग टू ask in the exam for that matter. So if you could control this much also, it will be more than enough for you. Okay. So क्या नाम है टॉपिक का? इसका नाम है ट्रेड नेगोशिएशंस as I told you. Okay. Now we are talking about the trade negotiations between different countries across the world. Okay. And mostly to do with the trade and commerce. ये ध्यान रखो. जो भी बिजनेस से रिलेटेड जो इनकी आपस में जो भी संबंध, जो भी रिलेशंस बनते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के and what are they negotiating basically, this chapter is all about that actually, and different forms of negotiations and कितनी तरह की चीज़ों पे हम एक दूसरे के साथ में नेगोशिएट कर सकते हैं. जब तक तुम ये टॉपिक पढ़ो नहीं तब तक हमें इमेजिन भी हम नहीं कर सकते बिकॉज वी आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दैट काइंड ऑफ थिंग ना. दैट इज़ वाई. Okay, so they have written that as far as India is concerned, India is already like a part of 19 such negotiations and it is already contemplating 2 dozen of such like proposals with respect to the negotiations. Like तुमने जो सबसे ज़्यादा commonly सुना होगा और सारे बच्चों ने सुना होगा वो है यूरोपियन यूनियन. ओके, तुमने सुना देखा नहीं कई बारी आता रहता है न्यूज़ में कि दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ गोइंग टू विजिट इसका काइंड ऑफ एनुअल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसमें जा रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, बट वी नेवर पे अटेंशन टू ऑल सच इन्फॉर्मेशन जब हमारे सामने न्यूज़ में आता है. तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो बच्चों को भी पता होगा इन जनरल बिकॉज विदाउट स्टडिंग ऑल्सो इज़ द यूरोपियन यूनियन. कि भाई यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं इनका अपना एक यूनियन है जिसके अंदर में कॉमन करेंसी चलती है. आई मीन टू से दैट अगर तुम फ्रांस जाते हो या तुम अगर स्विट्ज़रलैंड जाते हो या फिर तुम बेल्जियम जाते हो तो इनकी अपनी होम करेंसी के अलावा एक कॉमन करेंसी है जिसका नाम है यूरो. Okay, and it is like when it started it was not that much, but today euro is equally reputed and solidified currency across the world, very very acceptable across the world, like dollar and pound only. So that kind of negotiation मतलब इतना ज़्यादा उनका वो जो इन्होंने जो यूनियन बनाया यूरोपियन कंट्रीज़ का, okay, that became very successful actually. Okay, तो उसी तरह के बहुत सारे अरेंजमेंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं. Okay, now you would be thinking that what kind of negotiations, कैसा होता होगा ये आपस में kind of they would be meeting, they would be talking, what would be they be exactly doing, such kind of things would be coming to your mind. So basically it became trade negotiations were always there. Okay, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में तब आया जब ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से एग्जिट, जिसको बोला जाता है ब्रेक्सिट, ब्रिटेन का एग्जिट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन. आई एम श्योर आप सबको पता होगा दैट ब्रिटेन इज़ अ यूरोपियन कंट्री ओनली. ओके, तो ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से जो एग्जिट किया उसका नाम है ब्रेक्जिट. वो बहुत लाइमलाइट में आया एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच लोगों ने ट्रेड नेगोशिएशंस पे ध्यान देना और उसके बारे में बातें करना शुरू किया. ओके, उसके अलावा देन आई थिंक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देन मैक्सिको एंड कनाडा, दे एंटर्ड इनटू some kind of arrangement that also came into a lot of limelight. Now as I was talking a minute before that what kind of discussion they would be doing, so it is not limited to like discussing some things with each other, it is basically bargaining with each other. the मतलब तुम अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करोगे ना तो ये तुमको आई एम श्योर सबको पता होगा कि मैं किसी दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कंट्री, इतनी सारी कंट्रीज़ हैं उसमें एक्सपोर्ट करते हैं हम और हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन
उनकी कंट्रीज़ का FDI, फॉरेन, तुमने पढ़ा ऑलरेडी या पढ़ोगे आगे जा करके, फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, वो हमारी कंट्रीज़ में आके बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करते हैं और हम उनकी कंट्रीज़ में जा करके इन्वेस्ट करते हैं। ओके, FDI एंड FPI। FDI मीन्स आप कोई बिजनेस सेट करते हो, लाइक मारुति सुजुकी, तो सुजुकी इज़ इन द फॉर्म ऑफ FDI विथ इंडियन कंपनी मारुति, जॉइंट वेंचर के तौर पे हम जाके फॉरेन कंट्रीज़ में जॉइंट वेंचर फॉर्म करते हैं। तो डू यू थिंक इट इज़ दैट ईजी कि मैं जाऊँ किसी भी कंट्री में, वहाँ एक्सपोर्ट कर सकती हूँ, जो चाहे वो एक्सपोर्ट कर सकती हूँ, जो जिसके साथ चाहूँ बिजनेस कर सकती हूँ? नो, इट्स नॉट दैट सिंपल एक्चुअली. So it is all about negotiating, in negotiating high level of politics involved actually, and a lot of manipulation. And there are not only the governments of the two respective countries are involved, but there are lot of pressure groups and lobbying groups and non profitable organizations, and so many people and so many organizations and so many enterprises are involved in such kind of meetings and discussions for that matter. Okay, and each one of them is trying to get a bigger chunk for their own respective country. मतलब मैं तुम्हारी कंट्री में एक्सपोर्ट करूं तो तुम मुझे करने दो, तुम टैरिफ्स को कम कर दो, इंपोर्ट ड्यूटीज़ को कम कर दो, और अगर तुम हमारी कंट्री में करोगे तो हम कम कर देंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो सच काइंड ऑफ ट्रेड नेगोशिएशंस आर देयर. इंटेंसिटी लेवल्स आर लाइक फ्रॉम लाइक लाइट टू अ लॉट, लाइक काइंड ऑफ थोड़ा हल्का इंटेंसिटी का होगा उससे, और बहुत हाई इंटेंसिटी के भी आपस में यूनियंस बनते हैं जहाँ पे काफ़ी कुछ वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं. तो क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस गाइज. सो काइंड ऑफ I'm going to read this for you. International trade negotiations, especially the ones aimed at formulation of international trade rules, are complex interactive processes involving different countries having competing objectives. Nobody is there for a कोई भी वहाँ पे ना किसी का भला करने या कुछ नहीं गया. Everybody, as I told you, everybody has gone there to get a bigger pie for themselves actually. कि मैं एक्सपोर्ट करूँ तो आप मुझे करने दो, और आप जब इम्पोर्ट करो तो मेरी हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको हर्ट नहीं होना चाहिए. सो बेसिकली ट्राइंग टू बार्गेन मैक्सिमम फॉर देमसेल्व्स. They usually involve many parties who have conflicting interest and objectives. National governments are not the sole stakeholders in the trade negotiation. Many interest groups, lobbying groups, pressure groups, and non-governmental organization NGOs exert their influence on the process. As anyone can guess, the positions taken by each of the negotiating parties would represent their underlying agenda of interest. देखो क्या होता है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इस वर्ल्ड में जोग्राफिकली जो रिसोर्सेज है ना वो इक्विटेबल तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. I hope you understand that part, right? किसी कंट्री की, some countries are very rich in natural resources, like if you see the UAE countries, and these countries are very rich in crude and petroleum, whereas other countries are not. So naturally क्या होता है ना कि अब उनकी कंट्रीज़ का अपना एक यूनियन बना हुआ है कि भाई अब वो लोग कंट्रोल करते हैं प्राइसेस को. पेट्रोल की जो जितनी सप्लाई उनके पास में है, अगर वो कंट्रोल नहीं करेंगे तो प्राइसेस और बहुत कम हो जाएंगे. बट देन दे कंट्रोल बाय फॉर्मिंग अ यूनियन. तो जितनी भी कंट्रीज ये ऑयल प्रोड्यूस करती हैं या क्रूड प्रोड्यूस करती हैं वो अपना यूनियन बनाती हैं. ओके, एंड दे ट्राई टू बार्गेन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्राइज टू बार्गेन विद देम, सो ऑन सो फोर्थ. तो सच काइंड ऑफ नेगोशिएशंस आर देयर. फॉर एग्जाम्पल साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का अपना एक यूनियन है जिसके अंदर में वियतनाम, देन ताइवान, देन चाइना, एंड ऑल दोज कंट्रीज आर देयर. जोग्राफिकल दे ट्राई टू बिहेव लाइक सिमिलर, लाइक यूरोपियन यूनियन ओनली. ओके, दैट वे. सो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है गाइज, टैक्सोनॉमी ऑफ रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स. ओके, सो बेसिकली रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स इज़ अ वेरी जेनरिक वर्ड. रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स का ये मतलब नहीं होता है दैट ट्रेड अग्रीमेंट्स between countries which are geographically placed together. No, regional trade agreements का मतलब, और RTAs बोलते हैं इसको, ये ध्यान से सुनना. रीजनल, मैं गाइस एग्जैक्टली जो लिखा हुआ ना वो मैं नहीं बोल पाऊंगी, बिकॉज उसके लिए मुझे ना पूरा चैप्टर वर्ड बाय वर्ड याद करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनीबडी टू डू दैट, राइट. इसके लिए तो मैं वेट करती रही कि मैं थोड़ा और याद कर लूँ, काइंड ऑफ मेरे और वर्ड्स याद हो जाएं, बट मुझे लगा कि उसकी वजह से डिले होता जा रहा है लेक्चर रिकॉर्ड होने में, बिकॉज बट तुम्हें तो करना पड़ेगा.
तुम्हें करना पड़ेगा. ओके, बट स्टिल आई ट्राई टू हेल्प यू आउट ऑन दैट. ओके, रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स डज नॉट मीन दैट the agreements or the kind of trade agreements between two countries or more than two countries between themselves which are placed in the same region. No, it doesn't mean. It means grouping of any two or more countries wherein they enter into some kind of arrangement to reduce the trade in order to make the trade and commerce simple and smooth. अब उसके लिए ट्रेड का जो इम्पोर्ट जो कोटाज है, टैरिफ कोटाज है, उसको आप कम करो, आप कस्टम ड्यूटीज़ को कम करो, आप फ्री फ्लो होने दो काइंड ऑफ रिसोर्सेज का एंड मैन पावर का एंड लेबर का. तो इस तरह के जो अरेंजमेंट्स होंगे कोई भी दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में, उसको रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट बोल सकते हैं. उसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं, अंडरलाइन माई वर्ड्स, देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स एंड दे आर लाइक unilateral trade agreement, then bilateral trade agreements, then trade blocks and free trade area, then custom union, then custom and monetary union and so on so forth, multilateral trade agreement and so on. और सबकी मीनिंग हल्की हल्की अलग है. Broadly everywhere it means that they are trying to simplify the process or simplify the movement of the trade from one country to another in a more simplified manner rather than more of restrictions. उससे क्या होता है पता है तुम्हें, जो रेवेन्यू है बढ़ता है, दोनों कंट्री का रेवेन्यू बढ़ता है. बट देन अगर सपोज करो कि जैसे इंडिया वांट्स टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड उसके बिहाफ पे बहुत सारे एनजीओज ऑफ एंड ऑन काइंड ऑफ इंपोर्ट के लिए मना भी करते रहते हैं. बट ये बात है कि प्रॉस भी है, कॉन्स भी है. यू कांट से कि खाली उसमें प्रॉस है एंड कॉन्स नहीं है. नो, यू कांट से दैट. इफ नेचुरली इफ too much of products, manufactured products of China is dumped into India, their manufacturing cost is very very low because of various reasons we are not discussing. So we would not be able to match, the domestic industries would not be able to match their cost structure for that matter, and as a result of which what will be happen, they will be wiped out from the market and that would not be a very good situation for that matter. Okay, so first of all unilateral trade agreements, इसमें इसको क्या लिखा हुआ मैं नहीं पढ़ रही हूँ, पढ़ूंगी जहाँ जरूरत पड़ेगी. इस यूनिलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट का एक ही मीनिंग होता है दैट व्हेन अ डेवलप्ड कंट्री ट्राइज टू हेल्प अ डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बाय इम्पोर्टिंग, बाय हेल्पिंग देम टू एक्सपोर्ट द गुड्स एंड सर्विसेज टू देम. यानी कि मैं अगर डेवलपिंग कंट्री हूँ और सामने वाला डेवलप्ड कंट्री है तो बोलेगा डेवलपिंग कंट्री को या अंडर डेवलप्ड कंट्री को हेल्प करने के लिए, उसके एक्सपोर्ट को, उसके बिजनेस को, उसकी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए अगर कोई डेवलप्ड कंट्री यूनिलेटरल बेसिस पे कोई अरेंजमेंट करता है विथ रेस्पेक्ट टू सम लिमिटेड गुड्स एंड सर्विसेज और समथिंग लाइक दैट, देन इट इज कॉल्ड यूनिलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट. क्या लिखा हुआ है, अंडर विच importing country offers trade incentives in order to encourage the exporting country to engage in international economic activities will improve the exporting country's economy. Generalized system of preferences. Okay, example दिया हुआ है. Now bilateral arrangements. Now bilateral agreements are like reciprocal in basis for that matter. मतलब bilateral का मतलब होता है two countries when they try to like kind of enter into some kind of arrangement wherein they try to make the, जो मैंने पहले बोला, they try to make the trade and commerce simple and smooth for themselves by reducing the tariff, the import quotas or other similar things for that matter guys. It is called a bilateral arrangement. एक बात और बता दूँ तुमको कि bilateral arrangement is like kind of what do you say, it is more of a reciprocal basis and bilateral arrangement के अंदर में एक तुमको ऑर्गेनाइजेशन आगे जाके पढ़ोगे तुम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ लाइक ए रेगुलेटरी बॉडी वेर इन लाइक जितनी भी कंट्रीज एक दूसरे के साथ में ट्रेड करती हैं तो कोई प्रिंसिपल या कोई अथॉरिटी होना चाहिए ना कि जहाँ गड़बड़ हो जाए तो जाके कंप्लेन कर सके, तो वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है. मगर ये जो है ना तुम्हारा बायलेटरल अग्रीमेंट्स, बायलेटरल जो अग्रीमेंट होती है ये दो कंट्रीज़ के बीच में होती है वेयर इन वन कंट्री इज ट्राइंग टू गिव अ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू द अनदर एंड ये रेसिप्रोकल है. बेसिकली तुमको बोलूँ मैं यहाँ पे क्या होता है कि ट्रेड डेफिसिट्स को कम करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल तुमको बताती हूँ कि अगर मैं चाइना के साथ सबका ट्रेड डेफिसिट होगा मुझे लगता है, बिकॉज चाइना हैज़ बिकम द प्रोड्यूसर ऑफ दिस वर्ल्ड, चाइना हैज़ बिकम द प्रोड्यूसर ऑफ दिस वर्ल्ड. सो नेचुरली हर कंट्री
मैंने तुमको पहले भी ये बात बोली थी कि इन स्पाइट ऑफ सो मच ऑफ कोविड का हैवॉक, नो बडी कुड डेयर टू लुक एट चाइना फॉर दैट मैटर. वाई? बिकॉज इट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड. Everything that we use in the country, everything that you use in your life as of today, for that matter, not you, any person in this world is from more or less from China only. It's like that. The chair that you use, the table that we use, the mobile phone that you use, the laptop that we use, everything for that matter. Okay, the क्या क्या बोलूँ मैं तुमको. नाउ तो चाइना से हम इंपोर्ट करते रहते हैं, राइट. अगर हम बाईलेटरल अग्रीमेंट में एंटर करते हैं ताकि जहाँ पे हम चाइना को हम बोले कि भाई हम भी तुमको एक्सपोर्ट करते हैं, तो व्हाट विल हैपन? ट्रेड डेफिसिट पता है समझता है क्या होता है कि मैं इंपोर्ट ही इंपोर्ट कर रही हूँ. बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ना, साल के एंड में मैंने तुमसे 100 रुपये का माल लिया, ओके, और मैंने तुमको 20 रुपये का माल दिया. ट्रेड डेफिसिट कितने का हो गया? 80 रुपीज़ का ट्रेड डेफिसिट हुआ. तो अगर मैं तुमको थोड़ा ज़्यादा एक्सपोर्ट करूँ कोई अरेंजमेंट के थ्रू, तो ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो उससे क्या होता है, देखो दो नुकसान होता है. एक तो ये नुकसान होता है कि तुम्हारी जो बार्गेनिंग पावर होती है सामने वाले के साथ में, वो बहुत पुअर हो जाती है अगर तुम मंगा रहे हो, यू नो, इफ आर जस्ट इंपोर्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो व्हेन यू आर, एंड दूसरा तुम्हारा फॉरेक्स का जो रिजर्व्स होता है आरबीआई का, वो बहुत kind of it gets diluted a lot. So if you are entering into some kind of bilateral arrangement with that same country, the trade deficits will come down and the foreign reserves can be kept intact. So they are like bilateral agreements for that matter. इसमें लिखा हुआ है, are agreements which set rules of trade between two countries, two blocks or a block and a country. Block क्या होता है आगे जाके पढ़ोगे. Block is basically क्या लिखा हुआ है? टू कंट्रीज. ओके, तो दो कंट्री तो कोई भी हो सकता है. टू ब्लॉक्स, टू ब्लॉक्स, ब्लॉक का मतलब होता है कंट्रीज विद इन अ जोग्राफिकल एरिया. फॉर एग्जाम्पल चाइना, जापान, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, दे आर अ ब्लॉक बेसिकली. यूरोपियन यूनियन, ओके, यूरोपियन यूनियन में कौन कौन आ जाएगा? यूरोपियन यूनियन में आ जाएगा जर्मनी, देन ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, देन उसके बाद आ जाएगा स्विट्ज़रलैंड आ जाएगा, क्रोएशिया आ जाएगा, उसके बाद नीदरलैंड्स आ जाएगा. यू नो, सो मनी, दे आर placed geographically together. It is a block. So bilateral arrangement can be between two countries, two blocks, or a block and a country for that matter. These may be limited to certain goods and services or certain types of market entry barriers. EU South Africa Free Trade Agreement, European Union South Africa Trade Agreement, Asian India Free Trade Area. Okay, so Asian is again guys तुम्हारा ये है ब्लॉक है, ये एशियन. ओके, नाउ रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट. अब बेसिकली रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट, रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है वो सुनो ध्यान से. तो रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट में ये होता है कि देर आर लाइक, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज विच आर एंटरिंग इनटू रीजनल प्रेफरेंशियल अग्रीमेंट्स टू रिपोर्ट. जैसे मैंने बायलेटरल का बोला कि इट इज़ नॉट, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म टू लाइक व्हाट वर्ल्ड ट्रेड, WTO और गैट फॉर दैट मैटर. गैट क्या होता है आगे जाके पढ़ोगे तुम, मतलब जो अथॉरिटी है. ओके, तो लेकिन ये जो रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट में जब तुम एंटर करते हो ना, तो तुमको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को तुमको बताना पड़ेगा कि भाई तुम इस अग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो और तुम्हारा पर्पस क्या है एंटर करने का. तो इट इज़ बेसिकली रेसिप्रोकल arrangement between the countries for that matter, not necessarily placed in the same geographical area, again to make the, और इनके जो टैरिफ्स होते हैं ना एक दूसरे के साथ में, इनके जो टैरिफ्स हैं, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक ग्रुप बना लिया, ओके, तो हम सब का टैरिफ एक दूसरे के लिए अलग होगा और हम सब का बाहर वालों के लिए अलग होगा. ओके, सो सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स. सो प्रेफरेंशियल अग्रीमेंट्स में ये लोग एंटर कर जाते हैं. भाई अगर मैं तुमसे ये इंपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल 4 लोग हैं ABCD, तो ABCD का अपने खुद के 4 लोगों के लिए अलग रूल होगा और बाहर वाले अदर कंट्रीज़ के लिए अलग रूल होगा. और अल्टीमेटली किस चीज़ के बारे में रूल होगा? रूल शुड बी ऑल अबाउट इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रेड एंड मेनी सच रिलेटेड थिंग्स फॉर दैट मैटर. ओके, तो उसको बोला जाता है रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट. एक मैंने कहीं पे पढ़ा था बहुत पहले कि रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट कैन बी डीप एंड शैलो. ओके, तो शैलो क्या होगा कि भाई आप ड्यूटीज़ के बारे में, इंपोर्ट ड्यूटीज़ के बारे में, एक्सपोर्ट कोटास के बारे में, ये सब के बारे में जब आप अरेंजमेंट करोगे तो वो शैलो हो गया. लेकिन अगर आप बॉर्डर्स के बारे में, यू नो, बॉर्डर्स के बारे में, बॉर्डर्स पे यानी फ्री मूवमेंट ऑफ मेनी थिंग्स फॉर दैट मैटर, आई एम श्योर, एंड लाइक पुटिंग अप अ कॉमन करेंसी, लाइक यूरो इज अ कॉमन करेंसी, दे आर लाइक डीप अरेंजमेंट्स. You know, so there are 2 types, one is shallow, one is deep. मैंने पढ़ा था, यहाँ तो नहीं दिया हुआ है. Then trading block. Trading block is like arrangement between the countries which are situated in the same geographical area.
यूरोपियन यूनियन कुड बी द बेस्ट एग्जाम्पल वेर इन दे आर लाइक देयर इज अ फ्री मूवमेंट. तुमको पता है वीज़ा बनाते हैं ना जब, तो सेंजन वीज़ा बनता है. एक सेंजन वीज़ा होता है, एक वो कॉमन, इतनी कंट्रीज़ के अंदर में आप फ्री मूवमेंट कर सकते हो. तो उस तरह का ये क्या हो गया, बॉर्डर की सिक्योरिटी को भी क्रॉस करके इन्होंने आपस में जो अरेंजमेंट कर रखा है. ओके, तो उसमें मैंने वही तुमको शुरुआत में बोली कि वो फ्रॉम डीप टू लाइट, फ्रॉम डीप टू शैलो अरेंजमेंट हो सकता है. तो हैज़ अ ग्रुप ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक हैज़ अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट हैव अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन देमसेल्स एंड मे अप्लाई अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ टू द अदर कंट्रीज. एग्जाम्पल अरब लीग, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन. मतलब अगर हम ये चीज़, फॉर एग्जाम्पल अरब ट्रेड लीग है, तो बेसिकली मान लो क्रूड और पेट्रोल के लिए ये लोग ये बोलेंगे कि भाई हम लोगों का कॉमन ये रेट होगा, वरना तो क्या होगा, ये लोग कार्टेल बना के ऑपरेट करते हैं ना, तो वो ट्रेडिंग ब्लॉक हो गया फॉर दैट मैटर. सो बेसिकली दे बिहेव लाइक वन इन दैट जोग्राफिकल एरिया, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग ब्लॉक. नाउ फ्री ट्रेड एरिया इज अ ग्रुप ऑफ कंट्री, ये तुमको याद करना पड़ेगा, कोई चॉइस ही नहीं है अपने पास में. इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट एलिमिनेट ऑल टैरिफ एंड कोटा बैरियर्स ऑन ट्रेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद ईच अदर. क्या लिखा हुआ है, एलिमिनेट, रेड्यूस नहीं, एलिमिनेट ऑल टैरिफ एंड कोटा एज इफ दे आर वन कंट्री टुगेदर. ओके, द ट्रेड, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में, बॉम्बे से अगर मुझे दिल्ली में कोई माल बेचना होगा तो थोड़ी ना मुझे कोई ड्यूटी लगती है कि आप बॉम्बे की आप दिल्ली में बेचोगे तो आपको ड्यूटी लगेगी. सिमिलरली द ट्रेड अमंग द मेंबर्स स्टेट flows tariff free, but the member states maintain their own distinct external tariff with respect to imports from the rest of the world. In other words, the members retain independence in determining their tariff with the non-members. Okay, that means कि भाई ए बी और सी डी, ए बी सी डी आपस में ट्रेड करेंगे नॉन टैरिफ के बेसिस पे, एंड दे आर बिहेविंग, ऑल ए बी सी डी बिहेव लाइक वन कंट्री फॉर दैट मैटर आपस में. लेकिन सपोज मैं ए है, उसको बाहर वाले के साथ अगर ट्रेड करना है तो इंडिविजुअली उसको क्या सामने वाले के लिए टैरिफ लगाना है, उसके लिए उसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. दैट मीन्स ईच वन ऑफ देम कैन हैव देयर ओन पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू द मेंबर्स आउटसाइड द फ्री ट्रेड एरिया. ओके, देन कस्टम्स यूनियन, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका है यूरोपियन यूनियन. बेसिकली इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज that eliminate all tariffs on trade among themselves but maintain a common external tariff on a trade with. देखो दोनों में फर्क तुमने देखा. फ्री ट्रेड एरिया में क्या लिखा था पता है, देखो देयर ओन डिस्टिंक्ट एक्सटर्नल टैरिफ विद रिस्पेक्ट टू इंपोर्ट्स, इसमें क्या लिखा हुआ है, बट मेंटेन अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ ऑन ट्रेड विद कंट्रीज आउटसाइड द यूनियन. समझ आया, दोनों में फ़र्क है. दोनों में फ्री ट्रेड एरिया का मतलब क्या हुआ कि हम आपस में अपना एक रहेगा, लेकिन बाहर वाले के साथ मैं कैसा रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहती हूँ, इस ये चीज़ मुझे जो मेंबर्स हैं वो डिक्टेट नहीं करेंगे. ओके, बट कस्टम्स यूनियन में क्या होगा कि कस्टम्स यूनियन में ये होगा कि हम सब तो आपस में फ्री ट्रेड रखेंगे ही, हमारा टैरिफ फ्री रहेगा, बट कोई एक पर्टिकुलर चीज़, फॉर एग्जांपल लाइक क्या बोलो, ये पेन है, सपोज ये पेन अगर मैं बाहर वाले से इंपोर्ट करती हूँ तो जो टैरिफ मैं लगाऊंगी, जो ए लगाएगा वही बी भी लगाएगा, वही सी भी लगाएगा, वही डी. दैट इज कॉल्ड कस्टम्स यूनियन फॉर दैट मैटर. द यूरोपियन यूनियन is a custom union. Its 27 member countries form a single territory for custom purposes. Other examples are Gulf Cooperation Council and Southern Common Market. Common market, फिर क्या लिखा हुआ है, a common market depends a custom union by providing for the free flow of output and factors of production, labor, capital and other productive resources by reducing or eliminating internal tariffs on goods and by creating a common set of external tariffs. अगेन मतलब दे आर लाइक डीपर सेट हो गया, डीपर रिलेशनशिप हो गया, जहाँ पे देर इज अ फ्री फ्लो ऑफ मूवमेंट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड दे मेंटेन अ कॉमन टैरिफ फॉर द पीपल आउटसाइड. दैट इज कॉल्ड कॉमन मार्केट. देन इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन गाइस. सो इट इज़ अगेन, सो बेसिकली क्या हो रहा है गाइस, तुम देखो यूरोपियन यूनियन को हम आरटीए भी बोल रहे थे, हम कस्टम्स यूनियन भी बोल रहे हैं, हम इकोनॉमिक यूनियन भी बोल रहे हैं, हम फ्री ट्रेड एरिया भी बोल रहे हैं. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पीपल एक्चुअली. ओके, सो क्या होता है ना कि ट्रेड रिलेशंस आर देयर एंड देयर इज़ अ फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड. पहले आपस में अरेंजमेंट करेंगे, भाई आप एक्सपोर्ट हमें करने दो, आपका हम इम्पोर्ट करेंगे एंड ऑल दैट. वो एक हायर लेवल पे जाते 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 एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएगा जहाँ पे दे वांट टू क्रिएट लाइक कंप्लीटली कॉमन, यू नो. एंड उसकी जो एक्सट्रीम हाइट होगी वो होगी नॉट इकोनॉमिक मॉनेटरी यूनियन, एंड देयर बाय फॉर्मिंग द
सेम और अलाउिंग अ कॉमन करेंसी टू ऑपरेट। अभी तक तो मुझे लगता है सिर्फ एक ही ऐसा यूनियन है, मॉनेटरी यूनियन, दैट इज़ यूरोपियन यूनियन, विच हैज़ बिन रियली रियली सक्सेसफुल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो गाइस ये वाला फॉर्म्स था। अभी नेक्स्ट अपने लोग आ रहे हैं, टू लिखा है यहाँ पे, ये वाला पार्ट आएगा। सो देर आर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड रेगुलेटरी बॉडीज, सो देर आर गैट, देखो यहाँ पे जनरल अग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, wherein they basically regulate these arrangements between the two countries। कोई ऐसा कुछ तो होना चाहिए ना, आपस में लड़ाई झगड़े भी तो होते हैं सबके, तो वो कौन, who will be like be the principal part or authority part for that matter। तो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है जनरल अग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, गैट। ओके, तो क्या है गाइज ये जनरल अग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड, दैट वी कॉल्ड एज गैट भी बोलते हैं इसको, राइट। सो बेसिकली देर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ लाइक डूइंग ट्रेड विथ ईच अदर। ओके, जब क्योंकि हर चीज़ हर कंट्री के पास में नहीं है, इधर इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और जोग्राफिकल लोकेशन समथिंग, बट देर इज़ नो वन कंट्री इन दिस वर्ल्ड लाइक विच इज़ सेल्फ सफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग, और उसको बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए। बट देर आर मेनी कंट्रीज विच क्रिएट अ लॉट ऑफ हिंडरेंस, हिंडरेंस का मतलब होता है रुकावट, with respect to the free flow of goods and services by like imposing heavy tariffs and custom duties across the import and export for that matter। Okay, so it was realized high time that all the countries of this world should sit together and try to achieve a economic cooperation with a lot of mutual respect। mutual respect का मतलब समझता है क्या होता है? mutual respect का मतलब क्या होता है कि अगर मतलब तुमको मुझे समझना पड़ेगा, मेरी सिचुएशन को समझना पड़ेगा, मेरे इकोनॉमिक्स को समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरी पर्टिकुलर कोई इंडस्ट्री है जो कि बहुत नेसेंट और बहुत इनोसेंट और बहुत काइंड ऑफ स्टार्ट स्टेज पे है, मेच्योर नहीं है, और तुम उसी चीज़ से रिलेटेड डंपिंग करने लग जाओगे मेरी कंट्री के अंदर, तो मेरी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो अफेक्ट हो जाएगी, राइट। तो ये बातें हमारे जो काउंटर पार्ट्स होंगे, जो बाकी कंट्रीज़ होंगे, उनको हम एक दूसरे को अगर समझ के हम रिलेशनशिप अगर डेवलप करें, ये तो हर जगह पे ऑपरेट करता है ना, तो दिस वी कैन अचीव अ मच बेटर लाइक इकोनॉमिक benefits and with a lot of growth for each and every country for that matter। Okay, and as a result of which this GATT, General Agreement of Tariff and Trade, came into existence, and it has lasted from like for 47 years as it is written from 1948 and 1994। It is like a provisional agreement which has been guiding with respect to the kind of trade and commerce with respect to all the countries। इतना ज़्यादा successful नहीं हुआ, लेकिन there have been a lot of like lot of meetings across, at least not less than 8 rounds बोलते हैं उसको, okay, wherein each and every time ग्रोथ स्लो हुई है बट काफ़ी कुछ अचीव हुआ है, एंड बोलते हैं कि काफ़ी कुछ यूएस के अग्री नहीं होने की वजह से काफ़ी कुछ नहीं हो पाया है, अमेरिका के अग्री नहीं होने की वजह से। सो देर हैज़ बिन अ लॉट ऑफ ट्रेड लिबरलाइजेशन एज अ रिजल्ट ऑफ दीज मीटिंग्स एंड दीज राउंड्स, जो बोलते हैं बार बार, जो अपन एक रेगुलर इंटरवल पे मिलते हैं बार बार। तो एक उरुग्वे राउंड जो एंड टोक्यो राउंड जो देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, द जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड प्रोवाइडेड द रूल्स फॉर मच ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड फॉर 47 ईयर्स फ्रॉम 1948 टू 1994। उन्होंने पैराग्राफ देखा, मैंने पॉइंट्स में डाला है। 8 राउंड्स ऑफ मल्टीलेटरल नेगोशिएशंस नोन एज ट्रेड राउंड्स हेल्ड अंडर ऑस्पिसेस GATT resulted in substantial international trade liberalization, though the GATT trade rounds in the earlier years contemplated tariff reduction as their core issue. Later on, Kennedy round in mid-60s and Tokyo rounds in 1970s led to massive reduction in bilateral tariffs, establishment of negotiation rules and procedures on dispute resolution, dumping and licensing। इसका क्या मतलब होता है कि not only related to the trade rules guys, but settlement of the disputes के लिए भी इन्होंने बहुत सारे rules and regulations and बहुत सारी चीज़ें का formation हुआ। The arrangements were formally known as codes, not commitments। You know why? जब मान लो कि अगर बहुत सारे लोग हैं उस काइंड ऑफ उस जो तुम्हारी टीम है उसके बहुत सारे लोग हैं, बट इफ़ ऑल ऑफ देम डू नॉट अग्री टू वन पर्टिकुलर लाइक प्रपोजल, then they are regarded as codes, but they were not regarded as commitments, they were not binding on anybody for that matter। Okay, the arrangements were formally known as codes as they were not acknowledged by full GATT membership। सब लोगों ने अग्री नहीं किया, इसलिए उनको codes बुलाया गया, commitments नहीं बुलाया गया। The Uruguay round of 1986 to 94 was the last and most consequential of all rounds and culminated with the birth of World Trade Organization, because guys there was already like kind of international IMF था,
एंड एक और तुम्हारा है ना, ये क्या बोलते हैं, देखो क्या नाम है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक. ओके, दीज आर द टू. तो IMF एंड वर्ल्ड बैंक हैज़, they have contributed a lot with respect to the world countries with respect to the borrowing and lending and the funds का support. but there was यही intention था ना कि एक थर्ड एक होना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड एंड कॉमर्स. वो नहीं हो पाया एंड इवेंचुअली जो 8th राउंड हुआ, उरुग्वे राउंड, वहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का birth हुआ. Now GATT has lost a lot of relevance because see the world is very dynamic, the times are dynamic. 1948 में फॉर्म हुआ था, तो नेचुरल सी बात है कि काफ़ी कुछ चीज़ें उसके अंदर जिस बेस पे वो फॉर्म हुआ होगा वो चीज़ें ही अब रेलिवेंस लूज कर गई. यू नो, they have lost their relevance. For example, the volume of international trade itself would have increased to multiple fold times and it is not possible for with the old. So new world trade organization will take care of all those things. Then देखो पढ़ के तुमको बताती हूँ क्या क्या चीज़ों की वजह से ये इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारे लिए. It was obsolete to the fast evolving contemporary complex world trade which was not earlier there. And because especially because of the technological advancement चीज़ें बिल्कुल ही बदल गई हैं. Scenario characterized by emerging globalization, international investments has expanded substantially, intellectual property rights and trade in services were not covered by GATT, and international movement of services has become one of the biggest part. If you understand at all, if you ask your, like if you talk about the GDP of a particular country also, if you talk about grandfather, then at his time the major part of the GDP, suppose for India, constituted from manufacturing industries. During your father it could be like service industry, and during your times it is more of a e-commerce business actually. तो चीज़ें बदलती हैं समय के साथ. World merchandise trade increased by leaps and bounds and was beyond its scope. The ambiguities in the multilateral system could be heavily exploited. Efforts at liberalizing agricultural trade were not successful. There were inadequacies in institutional structure and dispute settlement system. All in all guys, with the क्या होता है ना, तुम बताती हूँ कि जो चीज़ें जिस थॉट प्रोसेस के साथ में सेट होती हैं वो तो उस प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से होता है ना. तो कब वो 1948 में फॉर्म हुआ था और आज की जो इकोनॉमी है इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 80-85 ईयर्स की अब बात होने को आ रही है. तो तुमको लगता है कि जो बिल्कुल टॉप काइंड ऑफ टॉप साइड डाउन हो गया, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. तो उसको एक हटा करके एक नई ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है विच इज़ लाइक इन फ्रंट ऑफ यू इन द नेम ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. अभी देखो उरुग्वे राउंड के बारे में पढ़ना है जहाँ पे WTO का बर्थ हुआ है और उसके बाद WTO के बारे में पढ़ना है. रेडी? ओके. द उरुग्वे राउंड एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ WTO. एक्चुअली क्या हो गया ना कि GATT वॉज नॉट दैट efficient in terms of managing the international trade, the disputes and everything, and it was not comprehensive. So all the countries felt that we need a powerful and a comprehensive organization which can take care of many things with respect to all the countries and the commerce and the international trade for that matter, and therein came the World Trade Organization. तुमको पता है इसके बारे में कि it started, you know, kind of इसका जो मीटिंग जो है वो शुरू हुई थी 1986 में. इट वॉज सपोज टू गेट वाउंड अप इन 1990 बट इट गॉट वाउंड अप इन 1993 एंड इट इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मीटिंग वेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज काइंड ऑफ टुक बर्थ बेसिकली यू कैन से. तो पढ़ती हूँ, समझ जाएगा तुमको, क्योंकि समझाने वाली चीज़ नहीं है, इन्फॉर्मेटिव है, वरना मैं समझाती थी तुमको. द उरुग्वे राउंड ब्रॉट अबाउट द बिगेस्ट रिफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेडिंग सिस्टम. Members established 15 groups to work. Members established 15 groups to work. किस चीज़ के बारे में वर्क करने वाले थे वो लोग? डिस्कशन कमिटीज़ जो होती है मेंबर्स की, वो 15 ग्रुप बनाए गए और उनका काम था जो रेस्ट्रिक्शंस हैं अक्रॉस द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर में, टैरिफ, नॉन टैरिफ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स like natural resources and tropical products and then countervailing duties, dumping duties and all that. इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के लिए और restrictions को जहाँ तक हो सके कम से कम करने के लिए, so that this world can be a win-win situation for all the countries for that matter. देखो मैंने पहले भी तुमको थोड़ी देर पहले ये बात बोली that basically
अब ज़बरदस्ती नहीं कर सकते तुम। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इंडिया हूँ और मैं बोलती हूँ देखो ये वाला जो सेक्टर है हमारी इंडिया में पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, ये वीक है, अगर बाहर से कोई डंप करेगा काइंड ऑफ सस्ते सामान डंप करेगा, तो हमारी ये इंडस्ट्री हर्ट हो जाएगी और हमारे लोकल मार्केट को, हमारी लोकल इकोनॉमी को एट लार्ज अफेक्ट करेगी। ओके, तो दिस हैज़ टू बी रेस्पेक्टेड बाय अदर पीपल फॉर दैट मैटर। आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन एट द सेम टाइम वेयर इट इज़ पॉसिबल फॉर अदर पीपल टू गिव यू बेटर goods and services which you cannot do, then definitely you should welcome the other countries. ये logic actually international trade का, with a lot of mutual respect and understanding for that matter. देखो क्या लिखा हुआ है इसमें। Members established 15 groups to work on limiting restrictions in the areas of tariff, non-tariff barriers, tropical products, natural resource products. पहले जो गैट था ना, वो प्राइमरीली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बारे में इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर लिमिटेड था, ये ध्यान रखना पॉइंट का। लेकिन विद द एलिमिनेशन, नॉट इवन एलिमिनेशन, विद द बर्थ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, द स्कोप ऑफ दिस वाज इंक्रीज्ड। मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बारे में सिर्फ नहीं, अबाउट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज, अबाउट ट्रॉपिकल प्रोडक्ट्स एंड अबाउट मेनी मोर थिंग्स फॉर दैट मैटर। ओके, textiles and clothing, agricultural safeguards against sudden surges in imports, subsidies, countervailing duties, trade-related intellectual property restrictions, trade-related investment restrictions, सारा तो याद नहीं रहने वाला, 5-6 याद करोगे तो बहुत हो जाएगा. Services and 4 other areas dealing with GATT itself, such as GATT system, dispute settlement system. GATT क्या था ना कि इतना पावरफुल नहीं था वो, मतलब इतना, अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं, इट इज़ मच मोर पावरफुल एंड डोमिनेंट। मतलब जो लोग रजिस्टर्ड हैं वहाँ पे, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज रजिस्टर्ड हैं, तो उनको वहाँ पे जो फोरम में बात होगी उनको मानना पड़ेगा। इट इज़ दैट बाइंडिंग। ओके, GATT was not that binding, मतलब it did not have those kind of powers basically, you can say. Okay, and implementation of NTB codes of Tokyo round, especially on anti-dumping. The round started in 1986. It was supposed to get over in 1990, but finally it got over in 1993 in the Uruguay round and with the birth of World Trade Organization. देखो ये लिखा हुआ होगा. The round started in Punta del Este, I don't know how to spell it, in Uruguay in September 1986 and was scheduled to be completed by December 1990. However, due to many differences and especially due to heated controversies over agriculture, no consensus was arrived at. Finally, in December 1993, the Uruguay round, the 8th and the most ambitious and largest ever round of multilateral trade negotiations in which 123 countries participated, was completed after 7 years of elaborate negotiations. The agreement was signed by most of countries on April 15, 1994 and took effect on July 1, 1995. मतलब अच्छा खासा almost फ्रॉम द डे इट स्टार्टेड 1986 से लेके 1995, तो वर्चुअली 10 साल लगे सबको कंसेंसस पे रीच करने के लिए. ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव इज दैट GATT वॉज बेसिकली GATT वॉज रिप्लेस्ड भी मत बोलो. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बर्थ हुआ था उरुग्वे राउंड में in order to increase the scope of various aspects of international commerce and trade. Okay, ये सारी बातें तुमको लिखनी पड़ेगी अगर आता है तो. नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ द उरुग्वे राउंड वॉज द बर्थ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप GATT से बहुत ज़्यादा बड़ा था. एंड जो मेन एजेंडा था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का वो ये था, हाउ टू सॉल्व और रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स ऑफ वेरियस कंट्रीज विद रेस्पेक्ट टू द ट्रेड एंड कॉमर्स. वी वांटेड अ कॉमन फोरम वेयर नेगोशिएशंस बिटवीन 2 countries और मोर कैन टेक प्लेस. वी कैन डू समथिंग गुड फॉर द डेवलपिंग एंड द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, उनको आगे लाने के लिए. ओके, एंड मेनी सच सिमिलर थिंग्स फॉर दैट मैटर. To set and enforce rules for international trade, to provide a forum for negotiating and monitoring further trade liberalization. See, बेसिकली मुझे जो लगता है ना कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक ही मेन एजेंडा या मुद्दा रहा होगा या ऑब्जेक्टिव रहा होगा,
वो ये कि a win-win situation for all the countries with respect to the international trade and commerce, where this world can enjoy. For example, the as we have been discussing that the geographically every country is not that blessed actually, you know, the distribution of the natural resources, the manpower, the skill set is not same across the countries. So if we can enter into some respectable level of ट्रेड एंड कॉमर्स, इट विल बी अ ओवरऑल ग्रोथ फॉर ऑल द कंट्रीज, एंड ये सारी चीज़ें उसी चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, एंड आई एम श्योर यू कैन अप्रिशिएट दैट. तो सबसे पहले set and enforce the rules of international trade. Number 2, provide forum for negotiation. Number 3, to resolve the dispute. Number 4, ऐसे याद करा रही हूँ तुमको, ओके, जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको उनकी इकोनॉमी को ग्रो कराने में हेल्प करना, और मुझे याद नहीं, मैं भी देख के बोलने वाली हूँ. To set and enforce rules for international trade, to provide a forum for negotiating and monitoring further trade liberalization, to resolve disputes, to increase the transparency of decision-making process, to cooperate with other major international and economic institutions involved in global economic management, like तुम्हारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और वर्ल्ड बैंक है, दे आर अगेन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू help all the countries with respect to the economic growth, actually to help developing countries benefit fully from the global trading system. ये तुमको याद करना पड़ेगा गाइस. नेक्स्ट आ रहा है the structure of the WTO. ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ WTO. ओके, तो क्या है स्ट्रक्चर? सबसे पहले इसका एक सेक्रेटेरिएट है जेनीवा में. जेनीवा इज बेस्ड इन स्विट्जरलैंड. ओके, एंड इट follows a 3-tier system. The first level, the highest level, is ministerial conference. Then there is a general council, and there is something like called goods council, service council, intellectual property rights council, and so on. तो ministerial conference is the highest level in the pyramid, जो कि major decision maker है WTO के अंदर में, right? Then you have a general council. So any decision with respect to the trade policy or settlement of disputes is reported to general council. And then उसके नीचे जो है वो छोटे छोटे तुम्हारे जो स्पेशलाइज्ड फील्ड्स नहीं हो गए, जैसे गुड्स से रिलेटेड, देन सर्विसेज से रिलेटेड, वो काउंसिल्स हैं, एंड दे स्पेशलाइज विद रिस्पेक्ट टू द यू नो द नेम्स दे रिप्रेजेंट फॉर दैट मैटर. पढ़ के बताती हूँ, आपको समझ जाएगा. एंड जितने भी जो मेंबर्स होते हैं WTO को, उसको अधेयर करना पड़ता है, स्टिक करना पड़ता है इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. सो बेसिकली अगर एग्जाम में पूछेगा तुमको बोलना पड़ेगा सबसे पहले, इट हैज़ गॉट अ सेक्रेटेरिएट विच इज़ बेस्ड इन जेनीवा. इट फॉलोज अ 3-tier सिस्टम. मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस बोलो, साथ में जनरल काउंसिल, एंड देन नीचे में तुम्हारे गुड्स काउंसिल, देन सर्विसेज काउंसिल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल. नाम से पता चल रहा है किस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है, राइट? The WTO activities are supported by Secretariat located in Geneva, headed by a Director General. It has a 3-tier system of decision making. The WTO's top level decision making body is Ministerial Conference, which can take decision on all matters under any of the multilateral trade arrangements, right? The Ministerial Conference meets at least once. 2 साल में एक बार मिलना ज़रूरी होता है, और तुम्हारा जो जनरल काउंसिल होता है वो 1 साल में मल्टीपल टाइम्स भी दे कैन मीट एक्चुअली. The next level is a General Council, which meets several times a year at the Geneva headquarters. The General Council also meets at Trade Policy Review Body and Dispute Settlement Body. The next level is the General Council, which meets several. देखो ये 2 बार हो गया. This is 2 times. ये एक बार कट कर दो. At the next level, the Goods Council, the Services Council, the Intellectual Property Council report to General Council, right? These councils are responsible for overseeing the implementation of WTO agreements in their respective areas of specialization. कहने का क्या मतलब हुआ? That basically इतनी सारी देखो countries हैं, कितनी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 200 international organizations, and majority of the countries actually are registered with WTO. तो whether one country is or multilateral, bilateral में भी और multilateral में भी, whether these countries are following the rules and they are sticking to the rules which are set by World Trade Organization, या फिर किसी अंडर डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्री को कोई डेवलप्ड कंट्री डोमिनेट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, या फिर कोई दूसरी कंट्री जो रूल्स के खिलाफ तो नहीं जा रहा है, ऑल दैट. तो ये दिस वुड नॉट बी वेरी स्मॉल थिंग फॉर दैट मैटर. सो ऑल दीज जॉब स्पेशलाइज्ड बेसिस, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज में मुझे लगता है कि इतने सारे बाइफर्केशंस होंगे जो यहाँ लिखा हुआ नहीं. ऑफ कोर्स सर्विसेज का अलग है. देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये मेरा IPR है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है. मेरा जो कंटेंट है वो अगर कोई कॉपी करेगा तो आई हैव अ राइट टू फाइल अ केस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, लाइक दैट.
तो ये सारी चीज़ें हैं गाइज। The WTO Secretariat maintains working relations with almost 200 international organizations in activities ranging from statistics, research, standard setting, and technical assistance and training. तुम्हें जितना याद है एग्जाम में उतना लिखना, 2-3 मेजर पॉइंट याद कर लो, पॉसिबल ही नहीं कितने सारे पॉइंट्स में याद कर पाओगे, मैं सामने से बोल रही हूँ तुमको। The WTO, accounting for about 95% of the world trade, currently has 164 members, of which 117 are developing countries or separate custom territories. Around 24 are negotiating membership. The WTO's arrangement have been ratified in all the members parliament. ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रही, जितना पढ़ाया है ना उतना अगर याद रख पाए तो तुम बहुत मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। नाउ द गाइडिंग प्रिंसिपल, सबसे पहले ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। एक होता है ना कि मोस्ट फेवर्ड नेशन, एक तुमने वर्ड पढ़ा होगा, ये मोस्ट फेवर्ड नेशन जो वर्ड MFN जिसको बोलते हैं, ये जो वर्ड रिप्रेजेंट करता है इसका मीनिंग ठीक उल्टा है। इसका मीनिंग क्या है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जितने भी मेंबर्स हैं वो लोग, उनमें से कोई एक अगर किसी दूसरी कंट्री को किसी चीज़ में प्रेफरेंस देता है, लाइक या स्पेशल प्रिविलेजेस देता है, तो इट बिकम्स कंपलसरी फॉर दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको ज़्यादा फेवर कर रही हूँ हर चीज़ में, तो फिर मैं एज अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये मेरी ऑब्लिगेशन बन जाती है, ये मेरी ड्यूटी बन जाती है कि जो से एडवांटेजेस मैंने तुमको दे रखे हैं वो बाकी भी सारे मेंबर्स को सेम प्रोडक्ट के बारे में सेम फील्ड में मुझे देना पड़ेगा। उसको बोला जाता है ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ओके, फिर क्या लिखा हुआ है? द नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। इसका गाइस तुमको जा करके ना बुक में पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं सारी बातें यहाँ लिखती ना तो क्या हो जाता कि इतना बड़ा तुम्हारा नोट्स बन जाता और पर्पस ख़त्म हो जाता, इसलिए मैंने नहीं लिखा है, समझा रही हूँ इसलिए। द नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल, इसका क्या मीनिंग होता है? इसका ये मीनिंग होता है कि जो भी चीज़ आपकी कंट्री में आएगा इंपोर्ट करके, फॉर एग्जांपल एप्पल्स आते हैं इंपोर्ट करके इंडिया में, तो तुमने सुना हो ना वॉशिंगटन एप्पल एंड दिस एंड दैट, तो बेसिकली आपने अगर अग्री किया है और आप अगर इंपोर्ट कर रहे हो तो अब इंडिया में भी एप्पल होता है, तो आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि इंडिया का एप्पल है वॉशिंगटन, तो किस चीज़ में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते? उसकी मार्केटिंग में, उसकी पोजिशनिंग में, उसकी प्लेसमेंट में, उसकी एडवर्टीजमेंट में, ऑल दैट यू कैन टेल दैट इज़ बैड एंड आवर्स इज़ गुड। दैट इज़ कॉल्ड नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। नाउ फ्री ट्रेड क्या होता है? फ्री ट्रेड का मतलब होता है गाइस कि काइंड ऑफ बेसिकली देयर आर बैरियर्स इन टर्म्स ऑफ टैरिफ्स, मतलब आप ड्यूटी लगा दो, तुम उसके ऊपर में ड्यूटी लगा दोगे जो चीज़ें इंपोर्ट अगर मैं करती हूँ, इंडिया अगर इंपोर्ट करता है, अगर मैं उसके ऊपर ज़्यादा ड्यूटी लगा दूँ तो नेचुरली वो चीज़ इतनी महंगी हो जाएगी कि द ट्रेड विल नॉट हैपन द वे होना चाहिए, राइट? तो फ्री ट्रेड का मतलब होता है कि सिर्फ टैरिफ वाले बैरियर्स नहीं, जो नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं और भी बहुत तरह के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको लिबरलाइज किया जाए फॉर अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको बोला जाता है फ्री ट्रेड गाइस। तो the WTO is wanting all the members which are a part of like the World Trade Organization to reduce all kind of barriers, whether it is a tariff or a non-tariff barriers, so that there can be a free movement of goods and services from one country to another. Then predictability, इसका क्या मतलब होता है कि मान लो कि मैं तुम्हारी कंट्री में कोई सामान एक्सपोर्ट करती हूँ, ओके, तुम इम्पोर्टर हो, तो तुम अचानक से मेरा जो माल है वो फोरफीट कर लोगे, मेरे पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दोगे, ऐसा नहीं कर सकते तुम, बिकॉज इससे मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। तो मेरे पास प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि तुम कुछ ऐसा करने वाले हो, सो दैट कि मेंबर कंट्रीज़ को नुकसान नहीं हो, उसको बोला जाता है प्रेडिक्टेबिलिटी। मेरी इन्वेस्टमेंट को तुम खराब कर दोगे, फोरफीट कर दोगे या कुछ ऐसा कर दोगे जिससे मुझे नुकसान हो जाएगा इकोनॉमिकली। ओके, देन यू हैव प्रिंसिपल ऑफ जनरल प्रोहिबिशन ऑफ क्वांटिटिव रेस्ट्रिक्शंस। ये क्या बोलता है पता है क्या? कि टैरिफ्स, ये लोग ऐसा बोलते हैं दैट टैरिफ से भी खराब होता है क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। इसका क्या मीनिंग होता है कि आप इतना ही बेच सकते हो, अब इससे ज़्यादा नहीं बेच सकते, मतलब इंडिया में आप एप्पल अगर एक्सपोर्ट करते हो मेरी कंट्री में तो आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ जनरल प्रोहिबिशन ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। ये लोग क्या बोल रहे हैं दैट WTO ये चाहता है कि इट शुड बी लिबरलाइज्ड, दैट मीन्स the quantitative restrictions should be prohibited because it ultimately affects the business on a global level. ये इसका मीनिंग हुआ। ग्रेटर कॉम्पिटिटिवनेस, इसका क्या मीनिंग होता है दैट एक जगह हम लोगों ने पढ़ा था शायद, या आगे पढ़ोगे, मुझे याद नहीं कहाँ पे पढ़ा था एग्जैक्टली, कि सपोज करो कि मैं तुम्हारी कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहती हूँ, राइट? तो मैं क्या करूँगी, और मतलब बेसिकली मैं क्या करूँगी, मैं
जो प्रोड्यूसर मेरी कंट्री से तुम्हारी कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहता है, वो अगर उसका कॉस्ट 10 रुपीज़ पड़ता है तो वो नेचुरली 10 रुपये में कम से कम बेचेगा तुम्हारी कंट्री में जा करके, तो मैं उसको एक्सपोर्ट सब्सिडी दे दूँगी। यानी कि उसको अगर मैंने सब्सिडी 2 रुपीज़ की दे दी तो वो क्या करेगा, 8 रुपये में तुम्हारे यहाँ जाके बेचेगा। तो द प्रोडक्ट ऑफ माई कंट्री विल बिकम चीपर इन योर कंट्री एंड देयर बाय किलिंग द मार्केट ऑफ योर प्रोडक्ट इन योर कंट्री, यू नो। दे आर सेइंग, ये वाली बात आ रही है यहाँ पे, ग्रेटर कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब don't do countervailing duties. I'm sure we had studied somewhere. Okay, countervailing duties wherein the country, the government, that means I am providing subsidy to my country's exporter to sell the products cheaper in your country, so that your market is destroyed. No, kind of that way. So they are saying that WTO will try to ensure that these kind of activities do not happen, like dumping, एंटी डंपिंग एंड दिस काइंड ऑफ थिंग। डंपिंग शुड नॉट हैपन, मतलब बना के आप दूसरी कंट्री में डंप कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। सिमिलरली काउंटरवेलिंग जो चीज़ें होती है वो नहीं होना चाहिए। तो फॉर दैट, मतलब कंपटीशन नॉर्मल रहने दो, कहने का ये अर्थ है यहाँ पे, या मीनिंग है। टैरिफ्स एज लेजिटिमेट मेजर्स for protection of domestic industry. That means they are saying that tariffs should be implemented on the imports. अगर मैं कोई माल इंपोर्ट करती हूँ तो वो जेन्युइन और रीजनेबल होना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के हिसाब से। अनरीजनेबल या ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जस्ट टू क्रिएट अ बैरियर विथ रिस्पेक्ट टू द इम्पोर्ट्स। इट शुड बी लाइक, लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है, जेन्युइन होना चाहिए, इनजेन्युइन नहीं होना चाहिए। ओके, देन ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग, मतलब क्या हो रहा है कि जो भी आप डिसीजन लोगे, कंट्री वॉट एवर डिसीजन इट टेक्स विथ रिस्पेक्ट टू द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट शुड बी लाइक अ लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड शुड बी शेयर्ड विद द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके पीछे क्या लॉजिक है आप सब कुछ बताना चाहिए आपको, सो दैट कि तभी उन बातों का रेस्पेक्ट हो पाएगा। इफ़ यू डू नॉट शेयर, इफ़ यू डू नॉट कीप ट्रांसपेरेंसी विद रिस्पेक्ट टू द डिसीजन मेकिंग कि आपने ये पर्टिकुलर एक्शन क्यों लिया है, तब तक आपको कोई रेस्पेक्ट नहीं कर पाएगा। ये कहने का मतलब ये हो रहा है कहीं ना कहीं। Okay, then progressive liberalization. They are saying that World Trade Organization will try to ensure that there should be progressive liberalization, thereby removing the barriers to the international movement of the trade and commerce. Not अचानक से तो कुछ भी possible नहीं है, but धीरे धीरे करके it should the undue जो तुम्हारे रुकावटें हैं, all the kind of non-required like obstacles to the international free flow of trade should be like gradually be eliminated. ओके, देन मार्केट एक्सेस। मार्केट एक्सेस का मतलब होता है कि एवरीथिंग इज एक्सेसिबल, एवरी प्रोडक्ट शुड बी एक्सेसिबल टू एवरी मार्केट फॉर दैट मैटर। दैट इज मार्केट एक्सेस। दैट इज ओनली पॉसिबल इफ देर इज अ प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। स्पेशल प्रिविलेजेस टू द लेस डेवलप्ड कंट्रीज, इसका मतलब होता है दैट ऑल द कंट्रीज विच आर लाइक डेवलप्ड और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज शुड ट्राई टू, ये तब होगा ना जब हम ये सोचें कि ये पूरा जो वर्ल्ड है ये हम एक फैमिली हैं। ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये तो इसी लॉजिक पे ऑपरेट कर रहा है ना कि आप अनड्यू रेस्ट्रिक्शंस मत डालो। जो आपके यहाँ है वो ठीक है, आप यूज़ करो। जो आपके यहाँ नहीं है वो आप हमारे यहाँ से आने दो। दैट इज़ फ्री फ्लो ऑफ मूवमेंट, राइट? फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स फॉर दैट मैटर, फ्री फ्लो मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। The special privileges to the less developed countries with respect to everything, guys. Like जो तुमको मैंने पढ़ा है यूनिलेटरल अरेंजमेंट। यूनिलेटरल अरेंजमेंट में यही था ना, that it was not reciprocal. So a developed country will allow a underdeveloped or a developing country to export its goods and services so that they can support their economy. Such kind of protection of health and environment. This is the most important thing actually अगर देखा जाए तो, because there are many countries in this world, especially the African region or the many countries in Asia, where health and environment is neglected a lot. So if World Trade Organization का ये भी काम होगा कि वो different countries का जो health part होगा और environment part होगा उसके बारे में भी awareness create करने में help करेगा countries को और उनकी government को। A transparent, effective and verifiable dispute settlement mechanism. The World Trade Organization should become a forum इन ऑर्डर टू एमिकेबली का मतलब होता है प्यार से, जितने भी आपके ग्रीवांसेस हैं, जो भी आपके कंप्लेंट्स हैं, उसको सॉल्व करने का वो एक फोरम या प्लेटफॉर्म होना चाहिए, सो दैट द रिलेशंस रिमेन हेल्दी एंड दैट टू फॉर अ लॉन्गर टर्म एंड फॉर द गुड ऑफ एवरीबडी और एवरी पार्टिसिपेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइज ये पार्ट खत्म हो गया। कुछ मैं तुमको शुरू में जब चैप्टर शुरू करी तो तुमको पहले ही बोली मैं, बट इस चैप्टर में पढ़ाने के लिए तुमको ज़्यादा मेहनत करनी है एक्चुअली अगर देखा जाए तो, मतलब तुमको थोड़ा याद करना पड़ेगा। इट्स लाइक दिस चैप्टर इज़ रियली
नॉट दैट लाइक बाकी में क्या है कि बोलने में बहुत मज़ा आता है, काइंड ऑफ देयर इज़ लॉट ऑफ नॉलेज और लॉट ऑफ एनालिटिक्स इन्वॉल्व। इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, ऐसा ऐसा ऐसा, इसको याद करना है तुम्हें। चलो आगे बढ़ रहे हैं। ओवरव्यू ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड अग्रीमेंट्स। ये पता है क्या टॉपिक है? ये टॉपिक है द वेरियस अग्रीमेंट्स दैट WTO हैज़ आस्क्ड इट्स मेंबर्स टू एंटर इनटू। बहुत बड़ी लिस्ट है, वैरायटी है, काइंड ऑफ। अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें से कुछ एब्रीविएशंस आएंगे, उसमें से तुम 5, 7, 8 जो भी तुम याद कर पाओ कंफर्टेबली, वो तुम याद कर लेना मीनिंग के साथ, क्योंकि एज इट इज़ जो दिया हुआ है बुक में वो याद नहीं कर सकते तुम, पॉसिबल नहीं है। ओके मैं तुमको समझाने की कोशिश करती हूँ एग्जाम्पल्स के साथ, एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प यू आउट टू सम एक्सटेंट डेफिनेटली। क्या लिखा हुआ है? फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट अग्रीमेंट्स अंडर WTO since a thorough discussion on the features of each agreement is beyond the scope of this unit, only the major provisions are given below। बट क्या होता है कि जब तक समझो नहीं ना, उसको याद करने में बहुत दिक्कत होती है। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है? अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जस्ट रिलैक्स गाइस, ओके। अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर एम्स एट स्ट्रेंथनिंग गार्ड प्रिंसिपल्स, डिसिप्लिन्स एंड इम्प्रूविंग एग्रीकल्चरल ट्रेड। यूजुअली क्या होता था ना कि पहले इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो अपन करते हैं, मोस्ट ऑफ देम वॉज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फॉर दैट मैटर, बट ग्रेजुअली आफ्टर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म्ड, इट वॉज अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन दैट कि हम क्यों नहीं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को भी एक दूसरे के साथ में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करें। बहुत सारी कंट्रीज़ इस पर बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगाती हैं, बिकॉज उनको ये लगता है कि भाई देखो क्या होता है ना, एग्रीकल्चर तो सभी के वहाँ पे होता है, बट सबके वहाँ सब कुछ नहीं होता, राइट। बट स्टिल सम देर आर सम कंट्री, फॉर एग्जाम्पल इंडिया भी काफ़ी सालों तक इट वॉज क्लोज्ड ऑन द आइडिया ऑफ इम्पोर्टिंग लाइक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, बिकॉज उनकी खुद की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैम्पर होती है। तो क्या लिखा हुआ है? एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर एम्स एट स्ट्रेंथनिंग गार्ड डिसिप्लिन एंड इम्प्रूविंग एग्रीकल्चरल ट्रेड। सो बेसिकली सी तुमको एक बात छोटी सी बताती हूँ, बस उसी के अराउंड ये पूरा चैप्टर चल रहा है। बात ये है, इंटरनेशनल फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, free flow of goods and services with a lot of mutual respect for that matter। ये है इसका, जो जितने भी तुम्हारे प्रिंसिपल्स बने हुए, जितने भी अग्रीमेंट बने हुए हैं, वो सारे उसी डायरेक्शन में बने हुए हैं। सो बेसिकली इट इज़ अबाउट एग्रीकल्चरल फ्री फ्लो अक्रॉस द कंट्रीज विदाउट हर्टिंग द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ये बात है। एग्रीकल्चर एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड साइको सैनिटरी मेजर्स, इसका क्या मतलब होता है? कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल बर्ड फ्लू, तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इंपोर्ट करती हैं ना, पोल्ट्री इंपोर्ट करती हैं, बट वो लोग क्या करेंगे कि बर्ड फ्लू के नाम पे एक कैमोफ्लेज, समझते हो, उसके काइंड ऑफ उसका रीज़न उसका एक्सक्यूज़ बना के तुम्हारे यहाँ बर्ड फ्लू फैला हुआ है या हमारे यहाँ बर्ड फ्लू फैला हुआ है, तो जो भी है तो हम अभी नहीं करेंगे। सो कैमोफ्लाज नहीं करना है, ये WTO का इस एग्रीमेंट के अंदर में ये लिखा हुआ है कि भाई सैनिटरी एंड साइको सैनिटरी का मतलब होता है कि जो डिजीजेस होते हैं ना, बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। हमारी कंट्री का जो ह्यूमन है, प्लांट और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना from toxins, diseases is called sanitary and psychosanitary measures। So इसका ध्यान भी रखना है that it shouldn't spread from one country to another, but it shouldn't be used as a camouflage to restrict or create barriers। ये meaning हुआ। Agreement on textiles and clothing replaced the multi-fiber arrangement। During the GATT guys there was a MFA, that is multi-fiber arrangement, which was इसको ATC भी बोलते हैं, Agreement on Textiles and Clothing, wherein it was contemplated that there should be full liberalization on the movement of textiles from one country to another over a 10-year period। ओके। अग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, कई बार होता है ना, जैसे टेक्निकल बैरियर्स क्या, टेक्निकलिटी क्या होती है, किसी चीज़ का जो इंपोर्ट हो रही है चीज़, उसका शेप, उसका साइज़, उसका वेट, उसकी ब्यूटी, उसका सर्टिफिकेशन, many things for that matter। So don't, as a part of the agreement entered by all the countries is that don't use technical specifications to create barriers for import and export। उसको बोलते हैं technical barriers to trade। अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ओके। सी ये तुम लिख पाओगे अपने से, तुम ये एब्रीविएशंस याद कर लोगे ना तो लिख पाओगे। देखो उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है, मैंने भी सर्च करके समझ के अपने बहुत सारी जो मैंने पहले पढ़ाई करी है खुद से, उतना याद भी नहीं है बिकॉज बहुत साल पहले मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा था, अभी
ऑफ लेट सो मेनी ईयर्स आई बीन टीचिंग लाइक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट फाइनेंस ओनली, बट देन हाँ मैंने भी सर्च किया, बिकॉज अब जो लिखा हुआ है बुक के अंदर अगर मैं वही रिपीट करूँ तुम्हारे सामने, पहली बात मैं रिपीट कर नहीं पाऊंगी बिकॉज वो लैंग्वेज इतनी वियर्ड है, दूसरा कि तुम्हारे सर में कुछ जाएगा नहीं, तो नो पॉइंट. आई ऑल्सो रिसर्च अ लॉट एंड ट्राई टू फाइंड आउट सम वेरी लेमैन लैंग्वेज टू मेक यू अंडरस्टैंड, सो दैट कि तुम 5 6 7 8 जो भी याद कर सको. सो इट विल बी बेटर दैट इफ यू रिमेंबर ऑल दिस एब्रीविएशंस, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू राइट इन केस यू गेट अ क्वेश्चन. एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ये क्या अग्रीमेंट था कि भाई मैं तुम्हारी कंट्री में जा रही हूँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो क्या तो रुकावटें मत डालो डिफरेंट रीजंस लेकर के कि नहीं आपको हमारे मैन पावर यूज़ करना पड़ेगा, आप इससे ज़्यादा आप ये नहीं कर सकते, आप इससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते ना, ऑल दैट. सो क्या लिखा हुआ है, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स. सो do not, people who are going to invest in other countries with respect to trade and commerce, don't create different obstacles or barriers as a result of which it becomes difficult for the person to do some business. वो लिखा हुआ है ट्रिम्स में. ओके, जब उन्होंने बोला कि आउट ऑफ स्कोप है, बहुत डिस्कशन, तो हमको एक्चुअली पता खाली इतना सा लिख दोगे तो काम हो जाएगा, बट पॉइंट ये है ना कि मैं भी खुद हम कैसे याद रखें ना, अगर मुझे कुछ नहीं समझेगा तो मैं याद कैसे रखूँगी, क्योंकि रट तो नहीं सकते इतना सारा. एंटी डंपिंग अग्रीमेंट seeks to tighten and codify disciplines for calculating dumping margins and conducting dumping investigations. For example, we can always say that China is dumping into India. Dumping का मतलब समझता है क्या होता है, उनके यहाँ पहले तो खूब सरप्लस बनाते हैं एंड सरप्लस बना पाते हैं एट अ वेरी लो कॉस्ट, एंड एज अ रिजल्ट, और जब उनका उतना सारा बन जाता है तो दे स्टार्ट डंपिंग इनटू अदर कंट्रीज एट अ वेरी लो कॉस्ट, सच लो कॉस्ट दैट उनकी जो डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री होती है पूरी हट हो जाती है. तो कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं डंपिंग के नाम पे मैं बोलूँगी नहीं दैट पर्टिकुलर कंट्री इज डंपिंग देयर स्टफ इनटू माय कंट्री, तो अगेन आई एम क्रिएटिंग अ बैरियर. सो क्या लिखा हुआ है, एंटी डंपिंग अग्रीमेंट, सबसे पहले आपको डंपिंग नहीं करना है. सीक्स टू टाइटन एंड कोडिफाइड डिसिप्लिन्स फॉर कैलकुलेटिंग डंपिंग मार्जिन्स एंड कंडक्टिंग डंपिंग इन्वेस्टिगेशंस. मतलब हाउ मच वॉल्यूम इफ लाइक एक्सपोर्टेड ओके वुड बी कॉल्ड एज डंपिंग. ओके, उसके वो एक थ्रेशोल्ड, एक लिमिट होनी चाहिए, और अगर डंपिंग हुई तो उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट करना, ये एक अग्रीमेंट था. एज अ रिजल्ट ऑफ विच व्हाट विल हैपन, सपोज इंडिया सेज दैट चाइना इज डंपिंग देयर स्टफ इनटू इंडिया, WTO के पास में अगर ऐसा कोई अग्रीमेंट है, ऐसे टेक्निकली प्रॉपरली लिखा हुआ होगा कि भाई आपने डंपिंग करी है, मेजर करके पता चल जाएगा मार्जिन्स कि क्या इतने को डंपिंग बोला जाएगा, इतने को डंपिंग नहीं बोला जाएगा, और अगर डंपिंग हुई है तो उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए. तो देयर इज अ थर्ड पार्टी टू, जिसके रूल्स को हम दोनों भी अधेयर करते हैं तो हम उसकी बात मानेंगे. कस्टम्स वैल्यूएशन अग्रीमेंट स्पेसिफाइज रूल्स फॉर मोर कंसिस्टेंट एंड रिलायबल कस्टम्स वैल्यूएशन. आई एम श्योर गाइज यू नो दैट देयर इज अ कस्टम्स ड्यूटी, यानी जो भी चीज़ फॉरेन कंट्री से आती है, तुमने देखा होगा फॉरेन कंट्री से अगर तुम कभी आओगे ना तो कस्टम्स पे रोक लेते हैं, भाई आप क्या क्या लेके आए, तो उस पर ड्यूटी लगती है. ओके, तो दे आर सेइंग दैट वी नीड टू हार्मोनाइज दैट ड्यूटी एंड वैल्यूएशन. जो वैल्यूएशन होगा, सपोज 100 रुपये का सामान है तो अगर 10% की कस्टम ड्यूटी है, तो if the valuation is 100 rupees, then it will be 10 rupees of duty, right? If the valuation is 150, then the duty becomes 15. So they are saying that there should be some standard method of valuation of products at the customs actually, so that there is no arbitrary valuation. मतलब क्या हुआ, जिसका जो मन आ रहा है वैल्यूएशन कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ इंपोर्ट आ रहा है तो मैं तो ज़्यादा ड्यूटी लगाऊंगी ना जानबूझ के, ताकि कोई कम से कम चीज़ें इंपोर्ट हो, ताकि मेरी डोमेस्टिक इंडस्ट्री हर्ट ना हो. उसके बारे में बात हो रही है. Agreement on pre-shipment inspection intends to secure transparency of pre-shipment inspection. I'm sure I don't know whether you know this or not, that as a part of the WTO family, you are allowed to assign. Suppose करो कि मैं तुम्हारी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रही हूँ, तो मेरी कंट्री के अंदर में तुम चाहो तो किसी को अपॉइंट कर सकते हो जो शिपमेंट मेरे कंट्री से एक्सपोर्ट होगा, तो शिपमेंट होने के पहले ओके ये सारे माल जो जा रहा है उसका पूरा इंस्पेक्शन होगा, वैल्यू का, क्वालिटी का, सब कुछ का. तो दे आर सेइंग देयर शुड बी सम स्टैंडर्ड मेथड ऑफ डूइंग दैट, सो दैट कि वो माल जब वहाँ पहुँच जाए तो सामने वाला ये बोल के रिजेक्ट नहीं करते कि अच्छा नहीं है, या कुछ ना कुछ उसमें काइंड ऑफ नुक्स निकाल के या सम कुछ बोल करके या उसके बारे में कुछ खराब बोल के समथिंग. सो दे आर सेइंग देयर शुड बी सम स्टैंडर्ड रूल्स एंड दे शुड बी हार्मोनाइज्ड सो दैट इट शुड बी इंडिपेंडेंट बेसिकली, ये बोलना चाह रही हूँ मैं.
agreement on rules of origin provides for harmonization of rules of origin for the application. Harmonization of, तुमको पता है आजकल अभी ऑफ लेट कोई भी सामान कहीं से इंपोर्ट कुछ भी होता है, कोई भी चीज़ बनती है, उसमें प्लेस ऑफ ओरिजिन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दे आर सेइंग लेट्स मेक दैट ऑल्सो वेरी वेरी स्टैंडर्ड एंड इट शुड बी सेम फॉर ऑल द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर विथ रेस्पेक्ट टू एवरीथिंग. यानी कि कन्वीनियंटली किसी चीज़ में रूल ओरिजिन का कंट्री ऑफ ओरिजिन मेंशन करना है, किसी कंट्री अपने फ़ायदे के लिए, यू नो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो उसका भी रूल्स स्टैंडर्ड होना चाहिए. इट शुड बी इन कंप्लीट हार्मनी विथ अक्रॉस कंट्रीज एक्चुअली. Then they are saying agreement on import licensing procedures related to simplification of administrative procedures. They are saying that if the import license, for example, if somebody wants to take an import license in order to import goods from other countries, it should be very simplified for a layman person. We should not unnecessary जानबूझ करके उसको complicate नहीं करना, so that कि इंपोर्ट करने के लिए वो एक डेटरेंट क्रिएट होगा. अगर आपके जो लाइसेंसेस हैं, आपके जो नियम कानून हैं, अगर वो आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दो कि सामने लगे जान दो यार मेरे को करना ही नहीं है, तो आप लेट्स कीप इट सिंप्लीफाइड एंड इट शुड बी फेवरिंग टू एवरीवन. मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप जानबूझ के उसको कॉम्प्लिकेट मत करो क्योंकि आप चाहते नहीं कि इंपोर्ट हो, ऐसा कहने का मतलब है. Then agreement on subsidies and countervailing measures aim to clarify definitions of subsidies. Countervailing duty का मतलब समझते हो ना, जैसे मैंने एग्जांपल थोड़ी देर पहले बोला तुमको, दैट कि मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई जो मेरी कंट्री का बंदा एक्सपोर्ट करे. अब वो जिस प्राइस में बेचना चाहता है वो कॉम्पिटिटिव नहीं है, बिकॉज वहाँ पे जा करके तो मैं बोलूँगी चल मैं तेरे को सब्सिडी देती हूँ अपनी तरफ से, तो 8 रुपये में बेच, 10 रुपये की चीज़ 8 रुपये में बेच. तो अब कई बार सब्सिडी वी जस्ट गिव टू सपोर्ट द इंडस्ट्री ऑल्सो, बट द इम्पोर्टिंग कंट्री कैन क्लेम दैट गवर्नमेंट हैज़ गिवन सब्सिडी इन ऑर्डर टू रिड्यूस द प्राइस एंड रिड्यूस द कॉम्पिटिटिवनेस. तो कौन सी सब्सिडीज़ के लिए काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगनी चाहिए और कौन सी सब्सिडीज़ के लिए काउंटरवेलिंग ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए, उस बारे में बात हो रही है. उस पर एक अग्रीमेंट है. जनरल क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट वाला, अग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड्स क्लैरिफाइड डिसिप्लिन्स फॉर रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसीजर्स. इसका क्या मीनिंग होता है कि सपोज करो कि अचानक से बहुत इम्पोर्ट्स बढ़ गया, यू नो काइंड ऑफ, तो यू कैन लाइक पुट a stop to the imports. Suddenly if there is a spurt in the imports because of some reason, so there is a safeguard given by WTO to the countries. Then general agreement on trade in services, मतलब बेसिकली जो तुम्हारा MFN का रूल या नेशनल ट्रीटमेंट का रूल या फ्री ट्रेड का रूल एप्लीकेबल है गुड्स को, सेम आपको सर्विसेज को भी देना है, फॉर एग्जाम्पल. देन अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. सो बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने तुमको बोला, जो भी क्रिएटिविटी रिलेटेड जो तुम्हारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होंगे उसको आपको इक्वल ट्रीटमेंट देना है, यू नो, और जो IPR राइट्स हैं उसको आपको प्रोटेक्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अ सिंगर एंड आई एम गोइंग टू सिंग इन योर कंट्री, देन अलाउ मी एंड गिव मी अ ट्रीटमेंट द वे यू गिव योर सिंगर्स, यू नो, दैट वे, एंड प्रोटेक्ट माई स्टेटस एंड माई जो कॉन्टेंट है आप उसको, जो मुझे लीगली प्रोटेक्ट करने का राइट है आप उसको रेस्पेक्ट करो, ऐसा कहने का मतलब है. So basically it is nothing like same, no? If I hope you can relate, some things are to be felt from here. Understanding on rules and procedures governing the settlement of disputes. Okay, so basically guys, they have to reach to an agreement that how the disputes, in case अगर कोई dispute होता है तो उसको कैसे settle किया जाएगा, उस पे agreement. Then trade policy review mechanisms provides द प्रोसीजर्स फॉर द ट्रेड पॉलिसी. इसका क्या मतलब होता है कि टाइम टू टाइम जो भी ट्रेड पॉलिसी सारी कंट्रीज फॉलो कर रही हैं उसका आप रिव्यू करो कि वेदर समबडी इज ट्राइंग टू ब्रीच और ऑल ऑफ देम आर ट्राइंग टू फॉलो इन अ पर्टिकुलर मैनर जो होना चाहिए वो और नॉट. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप रिव्यू करो कि हर कंट्री एक दूसरे के साथ में जो भी है, यू नो, काइंड ऑफ आप रिव्यू करने से पता चलेगा कि वेदर दिस जो भी अग्रीमेंट्स हैं मेजर वाले ये अधर हो रहे कि नहीं, ये लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. ओके, प्लूरिलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स, इसका क्या मीनिंग होता है? इसका ये मीनिंग होता है कि अग्रीमेंट बिटवीन मेनी कंट्रीज, नॉट ऑल ऑफ देम, अग्रीमेंट बिटवीन मेनी कंट्रीज विथ अ कॉमन लाइक जो कंसर्न है उसके ऊपर में, बट नॉट ऑल द कंट्रीज. ओके, दैट इज कॉल्ड plurilateral trade agreements with a common interest, basically you can say. Like agreement on trade in civil aircraft, basically import duties on the import of aircraft. Okay, so basically there should be no import duty on the import of aircrafts from one country to another except for military aircrafts. Then agreement on government procurement.
गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है, दैट गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट शुड बी लाइक बढ़ाना चाहिए. गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लाइक एक हमारी जो गवर्नमेंट है वो वहाँ के गवर्नमेंट से प्रोक्योर करेगी गुड्स एंड सर्विसेज, इंक्लूडिंग द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड ऑल एवरीबडी. ओके, सो दीज आर लाइक कंट्रीज वेयर इन इनका ये प्लूरिलेटरल अग्रीमेंट्स हो गए ना, सारी कंट्री, मैक्सिमम कंट्रीज़ का ये इंटरेस्ट होता होगा गाइस. ये गाइस तुमको बैठ के कितने सारे हैं, बहुत काफ़ी सारे हैं एक्चुअली, 17 हैं, तो इतने याद नहीं कर पाओगे. अगर इफ़ यू कैन राइट 10 ऑल्सो ना, मे बी लाइक इट विल बी ग्रेट. एंड आई थिंक रिमेंबरिंग 10 शुडंट बी प्रॉब्लम. 10 तो मैं तुरंत तुमको बिना देखे बिना भी बोल सकती हूँ. तो सिमिलरली तुम भी कर सकते हो, तुमको सबसे ईजी लगता हो याद करना वो तुम याद करना. नेक्स्ट आ रहा है द दोहा राउंड. ओके, ये क्या है? सो बेसिकली दिस इज़ द 9th आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, एंड बेसिकली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, मतलब हाई लेवल की जो मीटिंग होती है, जो मैंने अपने नहीं पढ़े कि 2 साल में कम से कम एक बार होना चाहिए ऑल दैट. तो बेसिकली दोहा कतर में ये मीटिंग हुई थी, और इसके अंदर वापस से फर्दर लिबरलाइजेशन एंड फैसिलिटेटिंग ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बात हुई. The Doha Round, formerly the Doha Development Agenda, which is the 9th round since the Second World War, was officially launched at WTO's 4th Ministerial Conference in Doha, Qatar in 2001. The round seeks to accomplish major modifications of the international trading system through lower trade barriers and revised trade rules. The negotiations include 20 areas of trade, including agriculture, then service trade, market access for non-agricultural products, in service trade in services, trade facilitation, ये वर्ड बोलना चाह रही थी जो मेरे को टंग ट्विस्ट हो गई, environment, geographical indications and certain intellectual property issues. कैसे पता है समय के साथ क्या हुआ ना, जो समय कब से हम बात करें ना, कब से, इट इज़ लाइक 1940s से जो शुरुआत हुई है इनकी, इसकी काइंड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में. तो इवन द इकोनॉमी हैज़ लाइक चेंज्ड अ लॉट फॉर ऑल द कंट्रीज फॉर दैट मैटर. द वर्ल्ड इकोनॉमी हैज़ चेंज्ड फॉर दैट मैटर. what we used to consume, the way we used to consume, and what we used to produce, the way we used to produce are not the same. तो ऑब्वियस ये बात है कि ट्रेड का जो कंटेंट होगा, जो डिस्कशन पॉइंट्स होंगे, वो नेचुरली समय के साथ बदलेगा. ओके, पहले हम ज़्यादा लाइक इंडस्ट्रियल गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बाद में हम, या टेक्सटाइल हम, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के हिसाब से अगर सोचोगे तो वो सारा पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था. आज के ज़माने में देयर इज़ अ लॉट ऑफ IPR रिलेटेड, लाइक सो मच ऑफ डिजिटल कंटेंट, एवरी बिट कॉइन्स एंड सो मच ऑफ डिजिटल कंटेंट एवरीवेयर अवेलेबल. ये इतना इम्पॉर्टेंट हो चुका है ये. तो इसके बारे में एक अलग डिस्कशन पॉइंट आ गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो कि पहले शायद 50 साल पहले या 60 ईयर्स पहले नहीं रहा होगा. दैट्स व्हाट आई ट्राई टू मीन. सो गाइस, आई डोंट थिंक मच इज़ लेफ्ट. ये क्विकली 2 पेज का कुछ पोर्शन होगा जो मैं ख़त्म करा देती हूँ, देन वी डू द क्वेश्चंस एंड द चैप्टर इज़ डन. तुमको पढ़ना थोड़ा ज़रूर पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ोगे, आई एम श्योर मैंने समझाने की कोशिश करी है तुमको समझ भी गया होगा काफ़ी सारा, बट रिवाइज तो करना पड़ेगा. ओके, शुरू करती हूँ. Years of WTO achievements and concerns. Okay, basically we have to study that what are the achievements of WTO since last 25 years and what are the prevailing concerns off and on. Okay, 2 पॉइंट है यहाँ पे. सबसे पहली बात, WTO, World Trade Organization, has been very successful in like making the international economic relations very strong, making this world a common place in terms of goods and services, guys. Okay, if you ask about the data, what I can remember on the basis of what I studied from the module is that the value of the dollar increased 4 times actually. The real volume of the goods and services, like kind of the trade in terms of trade, has increased by 2.7 times, and the tariff rates on average has decreased from 10.5 to 6.4%. That's what I can remember. Look at this. Okay, it says the WTO has helped transform international economic relations to a great extent over the past 25 years of its existence. Since 1995, the dollar value of the trade of the world trade has increased nearly 4-fold, while the real, I'm sure guys, all of you know that dollar is very exhaustively used for all the international trade. Dollar is very strong currency actually. सबसे ज़्यादा acceptable currency है वर्ल्ड में. फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया के साथ कोई कंट्री ट्रेड करता है तो हो सकता है रुपीज़ एक्सेप्ट ना करे, बट डॉलर एक्सेप्ट करेंगे वो लोग. मतलब उसकी लिक्विडिटी बहुत हाई. एक लिक्विडिटी पता है किसको बोलते हैं? जैसे जो भी चीज़ ईजिली तुम सेलेबल है, जब तुम चाहो, जिस भी सिचुएशन में चाहो, अगर तुम बेच पाओ या खरीद पाओ, तो उसको लिक्विडिटी बोलते हैं. सो द लिक्विडिटी एंड द अदरवाइज द रेप्यूटेशन ऑफ डॉलर इज़ वेरी हाई. सो दैट इज़ वाई दे आर सेइंग दैट डॉलर टर्म्स में जो ट्रांजेक्शन 4-fold बढ़ गए. और तुम्हारा जो ये है
World trade real volume in terms of goods and services has increased by 2.7 times. Okay, एक और चीज़ बहुत अच्छी लिखी हुई है इसके अंदर में, द ग्लोबल वैल्यू चेन. ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू द होल थिंग एंड एक्सप्लेन भी करूँगी. तो ग्लोबल वैल्यू चेन क्या होता है वो तुमको समझाना चाह रही थी. एक्चुअली वो वर्ड बार बार आएगा, एक बार सुन लोगे तो याद रह जाएगा. तुमको ये पता है कि आज के दिन पे कोई एक मान लो कपड़ा रेडी होता है, सपोज करो स्पेशली टेक्सटाइल में बहुत ज़्यादा ग्लोबल वैल्यू चेन. मतलब क्या हो गया, उसका यान यहाँ पे बना, उसकी कल्टीवेशन सपोज कॉटन की यहाँ पे हुई, यान वहाँ पे बना, उसकी स्टिचिंग होने वहाँ पे गया है, डिज़ाइनिंग उसकी कहीं और हो रही है. तो ये ग्लोबल वैल्यू चेन ऑटोमेटिक है. जैसे एक कंट्री के अंदर में जैसे कोई कोई चीज़ रेडी नहीं होती, जैसे पूना में कोई माल बना, कोई नागपुर में बना, कोई बॉम्बे में बना, कोई दिल्ली में बना, तो ये वैल्यू चेन है. मतलब वो चीज़ मार्केट में आने तक उसके वो स्टेजेस होते हैं. तो ग्लोबल वैल्यू चेन, सो व्हेन वी से ग्लोबल, दिस इज़ लाइक विद इन द कंट्री वैल्यू चेन. ग्लोबल वैल्यू चेन का मतलब होता है कि बेसिकली डिज़ाइनिंग कहीं हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग कहीं हो रही है, मार्केटिंग कहीं हो रही है, ऑल दैट. So global value chain, especially in terms of textiles, has increased a lot as a because of the efforts of World Trade Organization for that matter. Example तुमको बोलती हूँ, कोविड से भी तुम रिलेट कर पाओगे, जहाँ से कोविड स्पर्ट हुआ बहुत ज़्यादा. एक्चुअली तुमको पता है आज के दिन जैसे बोलते हैं ना कि चाइना इज़ द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ दिस वर्ल्ड. यू नो, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इस वर्ल्ड में आज के दिन हो, इसलिए तो मैं तुमको बताई भी थी शायद ये बात कि कोई कुछ भी नहीं कर पाया. हमें पता था कोविड कहाँ से आया है, कैसे आया है, सब पता था हमें, बट हम कुछ नहीं कर पाए बिकॉज पूरी दुनिया की हर कंट्री, हर लोग हम चाइना के मैन्युफैक्चर पे डिपेंडेंट हैं. सो मच डिपेंडेंट दैट वी कुडंट डू एनीथिंग आउट ऑफ इट. ओके, तो बेसिकली क्या हुआ था कि सारी जो डिज़ाइनिंग होती है तुमको पता होना चाहिए, इटली एंड फ्रांस आर द बिगेस्ट फैशन सेंटर्स इन दिस वर्ल्ड. ओके, जो उनके यहाँ फैशन आज बन रहा है ना, वो हमारे पास में 2 साल के बाद आएगा एक्चुअली. तो इटली में डिज़ाइनिंग होती है और उसकी सारी जो स्टिचिंग होती है, कपड़ों की बात कर रही हूँ. ओके, जितने भी ये हाई प्रोफाइल तुम्हारे ब्रांड्स होते हैं, गुची है एंड काइंड ऑफ, नाम मैं तुरंत याद नहीं आ रहा है, बट जो भी है, डोल्चे एंड गबाना एंड ऑल दैट, इनकी सारी जो स्टिचिंग होती है वो सारी चाइना में होती है. एप्पल का फ़ोन कहाँ का है, एप्पल का जो तुम्हारे ब्रांड है वो यूएस का है, लेकिन एप्पल के सारे कंपोनेंट्स, मोबाइल के या लैपटॉप के या आईपैड की, ये सारी मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली चाइना में होती है. ओके, तो दिस इज़ ग्लोबल वैल्यू चेन. ओके, तो मैं कोविड पे के बात शेयर कर रही थी तुम्हारे साथ में, दैट इनका कुछ था, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट वाज, बट इट वाज देयर सम काइंड ऑफ लाइक ग्रीटिंग, काइंड ऑफ कि भाई ग्रीट होना चाहिए बेसिकली. तो चाइना जो एक तुमको पता है, मैंने बताया था कहीं ना कहीं कि वुहान से डायरेक्ट फ्लाइट चलती है इटली के लिए, मिलान के लिए. वुहान इज़ इन चाइना, आई एम श्योर एवरीबॉडी नोज वुहान नाउ. ओके, तो ग्रीटिंग था कि भाई वी शुड लाइक, ऐसा कुछ तो था, कोई बात हुई थी उसमें, न्यू ईयर था चाइना का, एंड दे वर लाइक ग्रीटिंग ईच अदर. तो वहाँ ऑलरेडी वुहान में उस समय पे फैल चुका था कोविड, एंड ये जो ग्रीटिंग हुई इटली में, उसकी वजह से इट इज़ कम्प्लीटली यूरोप में वो फैल गया बहुत ज़्यादा. ओके, सो दैट इज़ ग्लोबल वैल्यू चेन. मैं बात कहीं और ले गई, पर तुमको सिर्फ बता रही थी ग्लोबल वैल्यू चेन कैसे काम करता है. आज के दिन कोई भी कपड़ा तुम उठा लो, यूएस में तुम चले जाओ, तुम कोई भी कपड़ा किसी भी शॉप में उठाओगे ना, तो इट विल बी मेड इन बांग्लादेश, मेड इन इंडिया, मेड इन श्रीलंका, मेड इन चाइना, मेड इन थाईलैंड, मेड इन ताइवान, मेड इन फिलीपींस, समथिंग. So as because of the efforts and kind of the trade relations जो develop हुए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, and this will increase the volume of the trade for every country for that matter, right? It would have also resulted in the elimination of a lot of poverty across the developing countries for that matter. ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है. The remarkable increase in global value chains has been made possible by the predictable market conditions. मतलब क्या हो गया, कुछ अनहोनी नहीं होगी, कुछ अनसेड नहीं होगा, इस तरह की बात. फॉस्टर्ड बाय WTO अलॉन्ग विथ, उसमें एक पॉइंट था ना कि भाई प्रेडिक्टेबल कंडीशंस आप रखो सब कुछ के लिए, ट्रेड के लिए. आप अचानक से कुछ कर दोगे तो वो अच्छी बात नहीं होगी. वो अग्रीमेंट का पार्ट था, हमने पढ़ा था वो. विद द इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, the rise of global value chain has been significant factor in enabling rapid catch-up growth in developing economies. Also, these have resulted in the increased purchasing power and consumer choices in all the countries. Naturally, over the past 25 years,
देर हैज़ बीन, बिकॉज क्या होता है कि डिज़ाइनिंग शुरू से इटली का बहुत ज़्यादा फेमस है. इफ़ यू नो ऑफ ऑल द लियोनार्डो दा विंची एंड ऑल, दे आर वेरी फेमस पेंट. आर्ट का बहुत ज़्यादा है इटली में, यूरोप में बेसिकली. तो इटली इज़ अ बिग फैशन कैपिटल, तो डिज़ाइनिंग वहाँ होती है, लेकिन उनके यहाँ उतने लोग नहीं हैं. पॉपुलेशन उनकी यूरोपियन कंट्रीज़ की बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू द एशियन कंट्रीज़. एंड दैट इज़ वाई जो ये काम जैसे BPOs जो हैं, KPOs हैं, तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग, ये सारा जहाँ पे लोग बहुत हैं. Naturally, there is a lot of population to do the job. Over the past 25 years, there has been the fastest poverty reduction in the history. 1995, over 1 in 3 people living around the world fell below the World Bank $1.9 threshold for extreme poverty. Today, the extreme poverty rate is less than 10%, the lowest ever. कुछ apprehensions भी है. इस apprehensions देखो रहेंगे, especially because द वे इट इज़ लाइक इट वॉज कंसेप्चुलाइज्ड कि भाई ये हम करेंगे, वो सारा थोड़ी पॉसिबल हो सकता है. एंड देर विल बी ऑलवेज अपर हैंड ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज ओवर द डेवलपिंग एंड द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज फॉर दैट मैटर. तो बहुत सारे इसमें एप्रीहेंशंस लिखे हुए हैं. इसमें क्या लिखा हुआ है? द मल्टीलेटरल, पहला वाला पढ़ रही हूँ, द मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट जो थे वो उतने काइंड ऑफ not everybody would be willing to stick to the kind of जो promises करे. rather they are saying that कि regional जो grouping होती है लोगों की, because our problems we can understand each other better. तो regional जो agreements हैं और जो bilateral हैं, they sounded better rather than multilateral. Okay, then they have written multiple points actually. तुम्हें 5-6 पॉइंट तो याद करना पड़ेगा. The progress of multilateral negotiations on trade liberalization is very slow and requirement of consensus among all the members acts as a constraint and creates rigidity in the system. क्या होता है कि multilateral तुम agreement करते हो तो उसमें कुछ लोग साइन करना चाहते हैं उस agreement को, कुछ लोग नहीं करना चाहते, कुछ लोग स्लो करते हैं, तो उससे क्या होता है कि पूरा का पूरा प्रोसेस ही बहुत स्लो और रिजिड हो जाता है. वो लिखा हुआ है इसके अंदर में. देन दे आर सेइंग कि स्पेशली फॉर एग्जाम्पल एज आई टोल्ड यू, देर इज़ अ अग्रीमेंट बिटवीन ऑल द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ लाइक ऑल दिस कंट्रीज़, फिलीपींस है, ताइवान है, देन जापान है, चाइना है. तो इनका एक अपना ग्रुप है. तो दे आर मोर लाइक स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ रीजन रादर देन ऑन अ ग्लोबल लेवल. तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होता है, ग्लोबल हम जब बनाने को चाहते हैं तो शायद वो उतना अच्छा नहीं होता है, बिकॉज उनकी रिक्वायरमेंट्स कहीं हद तक फुलफिल होती रहती है, प्लस उनके आपस के प्रॉब्लम से लोग ज़्यादा अच्छा समझ पाते हैं. So they are saying the complex network of regional agreement introduces uncertainties and murkiness in the global trade system. Okay, they are also saying that this WTO has been very successful in the free flow of goods and services with respect to the industrial goods, but then it has been really slow in terms of the agricultural goods and services and textiles basically. देखो लिखा हुआ है, while multilateral efforts have effectively reduced tariffs on industrial goods, the achievement in liberalizing trade in agriculture, textiles and apparel and many other areas of international commerce has been negligible. Then they are saying कि दोहा जो राउंड हुआ था उसमें जो बातें हुई थी वो उतनी कल्मिनेट नहीं, वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ. देन दे राइटिंग most countries, particularly developing countries, are dissatisfied with the WTO. In practice, most of the promises which were done in the Uruguay round are not fulfilled or are yet to be fulfilled basically. The developing countries have raised a number of developing countries क्या raise करेंगे पता है? developing countries ये raise करेंगे कि developed countries अपना माल ले जाके developing countries में बेचेंगे. ओके, बिकॉज दे हैव अ डोमिनेंट पावर. बट डेवलपिंग कंट्रीज़ का माल डेवलप्ड कंट्रीज़ में आने के लिए बहुत सारे उसके ऊपर रोक लगाया जाएगा. वो तो बहुत ज़्यादा, उसके ही वेरियस वर्जन्स लिखे हुए हैं अलग अलग तरीके से, पढ़ूंगी तो समझ जाएगा. द डेवलपिंग कंट्रीज कंटेंट दैट द रियल एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड इन द 3 की एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल्स एंड सर्विसेज हैज़ बिन डिसमल. Protectionism and lack of willingness among the developed countries to provide market access on a multilateral basis had driven many developing countries to seek regional alternatives. मतलब वही बात हो गई कि it has not been very fair basically. Okay, the developing countries have raised a number of issues in the Doha agenda in respect of the difficulties that they face in implementing the present agreements. Then they are saying the north-south divide apparent in the WTO ministerial meets has fueled the apprehension of developing countries about the prospect of trade expansion under the WTO regime. Then again they are writing that the developing countries face a lot of tariff in the developed countries. Developing countries complain that they face exceptionally high tariffs on selected products in many markets, and to this obstructs their vital exports. Examples are tariff peaks on textiles, clothing, fish and fish products.
तो होगा ही, जिसका बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगा वो तो नेचुरल सी बात है कि होने ही वाला है. देन दे आर सेइंग another major issue concerns tariff escalation where an importing country protects. So basically क्या होता है कि टैरिफ, ये याद करना, टैरिफ एस्केलेशन इसका क्या मीनिंग होता है पता है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं तुमसे एक ये प्रोडक्ट है सपोज करो, तो इसका अगर मैं रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती हूँ तो इस पर टैरिफ कम है, ओके, और फिनिश गुड्स अगर इंपोर्ट करती हूँ तो टैरिफ बहुत ज़्यादा लगा दिया. यानी मैं जानबूझ के ये कर रही हूँ कि तुमसे रॉ मटेरियल लेती हूँ, इंपोर्ट करती हूँ, लेकिन खुद बना लेती हूँ, और इसलिए जब तुम फिनिश गुड्स मेरे को भेजते हो ना तो मैं उस पर इतना हाई टैरिफ लगाती हूँ कि लोकल मार्केट में लोग अपना घर का बनाया हुआ प्रोडक्ट लेंगे लेकिन इंपोर्ट किया हुआ फिनिश गुड्स नहीं लेंगे, लेकिन रॉ मटेरियल मैं तुमसे लेती हूँ. वही लिखा हुआ है. अनदर मेजर इशू कंसर्न्स टैरिफ एस्केलेशन where an importing country protects its processing or manufacturing industry by setting lower duties on imports of raw materials and components and higher duties of finished products. Okay, then they're writing there is also possible erosion of preference, that is special tariff concessions granted by. अब ये भी possible हो सकता है कि developed countries कुछ developing nations को ज़्यादा favor करेंगे in comparison to the other developing nations. So it is a what do you say, it is a breach of MFN principle, most preferred nation. मतलब अगर आप किसी को प्रेफरेंस, अगर WTO के किसी नेशन को अगर आप प्रेफरेंस देते हो तो सेम प्रेफरेंस सेम प्रोडक्ट के मामले में आपको दूसरों को भी देना पड़ेगा. देयर इज अ पॉसिबल erosion of preference, that is special tariff concessions granted by developed countries on imports from certain developing countries have become less meaningful because of the narrowing of differences between the normal and the preferential rates. मतलब ये उल्टा लिखा हुआ है बेसिकली. इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई डेवलपिंग नेशन ये सोचता है कि मुझे कुछ स्पेशल मिल रहा है तो ऐसा नहीं है, मतलब मोर और लेस इट हैज़ बिकम नॉर्मल. तो नो कंट्री इज फीलिंग दैट आई एम बीइंग प्रेफर्ड. मतलब यू कैन गाइज अपने मन से भी तुम लिख सकते हो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं समझ आए तुमको, राइट. यू कैन राइट ऑन योर ओन, जस्ट ट्राई टू सी कि वो 5 पॉइंट्स क्या होंगे कि अगर तुमसे पूछा जाए तो तुम लिख लो. द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फाइंड देमसेल्व्स डिसप्रोपोर्शनेटली डिसएडवांस्ड. उसका रीज़न है कि द लीस्ट डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इस पूरे एग्रीमेंट में अपने आप को डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे रिसीव करते हैं. बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई अंडर डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्री अगर डेवलप्ड कंट्री में जाकर के इन्वेस्टमेंट करता है या ट्रेड करता है तो उसको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ सेट मिलता है, बिकॉज डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा होता है. एट द सेम टाइम डेवलप्ड कंट्री आके अंडर डेवलप्ड कंट्री में जल्दी से नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा क्योंकि उनका डेवलप नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, पॉवर्टी है, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हैं. तो इस केस में क्या होता है कि डेवलप्ड कंट्रीज और आगे बढ़ते चले जाते हैं और अंडर डेवलप्ड वाले पीछे रह जाते हैं. द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फाइंड देमसेल्व्स डिस्प्रोपोर्शनेटली डिसएडवांटेज्ड एंड वल्नरेबल विथ रिगार्ड टू एडजस्टमेंट्स ड्यू टू लैक ऑफ ह्यूमन एज वेल एज फिजिकल कैपिटल, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इनएडिक्वेट इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटीज एक्सेट्रा. ठीक है, ये पढ़ा आपने लोगों ने. ओके, देन दे आर सेइंग दैट in recent times, the World Trade Organization and the global trading system are facing serious challenges in terms of unilateral measures and countermeasures by some members. Over the past 2 years, governments have introduced trade restrictions and protectionist actions covering a substantial amount of international trade. The rising uncertainty about market conditions is causing businesses to postpone investment naturally. अभी भी तुम देखो इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, रेट हाइक्स हुए जा रहे हैं, तो as a result of which, you know, WTO is, what I feel is that WTO is not self-sufficient to control every part of this global trade. अब तुम देखना कुछ सालों के बाद शायद WTO से भी कुछ ज़्यादा पावरफुल आएगा. Then they are writing there are mounting trade tensions as some members do not adhere to WTO's established procedures. The unilateral tariffs threatened by the US and China are examples. Countries are, मतलब basically टैरिफ जब किसी चीज़ पे अप्लाई होगा तो जितना मैं लगाऊंगा उतना तुम लगाओगे, लेकिन यूएस एंड चाइना का यूनिलेटरल टैरिफ यानी हम लगा सकते हैं तुम नहीं लगा सकते, वही मीनिंग होगा. इस पढ़ना पड़ेगा ये पूरा तुमको. यू हैव टू स्टडी द होल थिंग. दिस आई एम नॉट गोइंग थ्रू, दिस इज लाइक यू कैन गो थ्रू. इट इज सिंपल. आई मीन अदर चैप्टर्स हैड इट बीन इट इज बिकम्स वेरी इजी टू एक्सप्लेन, बट देन इट इज़ लाइक वेरी एट टाइम्स इट इज़ वेरी बोरिंग. इन्फॉर्मेटिव है ना बहुत ज़्यादा, कई बार बोला मैंने. विच ऑफ द फॉलोइंग कल्मिनेटेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? दिस वन. व्हाट एल्स? Choose the correct statement. The GATT was meant to prevent exploitation of poor countries by richer countries. The GATT dealt with trade in goods only, while WTO covers services as well as intellectual property. ये सही होना चाहिए. The national treatment principle क्या होता है कि भाई हमारी एप्पल तुम्हारी एप्पल में आप फर्क नहीं करोगे. The principle that imported products are to be treated no worse in the domestic market than the local ones.
ये वाला आंसर होगा. बाउंड टैरिफ refers to what? The upper limit. ये वाला होगा आंसर. Then the essence of MFN is what? Equal treatment. Equality of treatment of all member countries of WTO in respect of matters related to trade. Favor one country, you need to favor all in the same manner. ये भी सही है. Every WTO member will treat all of the above. The World Trade Organization has now been replaced by GATT, has an inbuilt mechanism to settle disputes among members, was established to ensure free. ये वाला होगा D, B and C दोनों सही है. The agreement on agriculture includes explicit and binding commitments made by WTO member governments on increasing agricultural productivity and rural development, market access and agricultural credit support. तुम भी बोलो. Market access, domestic support and export subsidies. ये आएगा. The agreement of textiles and clothing replaced by multi-fiber arrangement which was prevalent since 1974. This is the correct one. The agreement on trade related aspects of intellectual property rights stipulates to administer a system of enforcement of intellectual property rights, provides for most favored nation. I think all of the above. The most controversial topic in the yet to conclude Doha agenda is trade in manufactured goods. ये वाला होगा. The WTO commitments affect developed countries adversely because they have comparatively less agricultural goods. Affect developing countries. ये आंसर होना चाहिए. So we are done with the multiple choice. I know it was a bit fast, but then I always like feel that मुझे नहीं लगता बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा या इस यूनिट से आएगा गाइस, बिकॉज इट्स ये कैसा है यूनिट बताऊँ. ओपन बुक वाले जो सब्जेक्ट होते हैं ना वैसी वाली चीज़ है. क्यों याद करेंगे हम इतनी सारी चीज़ें. आज जो समय आ रहा है, ज़माना आ रहा है, वो ओपन बुक का आ रहा है. मतलब जब भी कोई एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जब तुम किसी चीज़ को सॉल्व करोगे तो थोड़ी ना तुम्हें याद रखने की ज़रूरत होती है. हम तो रेफ़र करके करते हैं. लेकिन हाँ, जहाँ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, एनालिसिस है, एनालिटिकल है, वो चीज़ें समझनी चाहिए. लॉजिक है, मैथमेटिक्स है, वो समझनी चाहिए. दिस इज़ लाइक इट्स लाइक अ रूल ऑफ लॉ दैट वी हैव टू स्टडी. ओके, नेक्स्ट वन, एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन. ये लास्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए. चलो. India aims to become a global leader in solar energy, and for achieving this, Jawaharlal Nehru National Solar Mission was launched in 2010. To persuade and to promote producers to participate in the National Solar Program, the government planned long-term power purchase agreements with solar power producers, thus effectively guaranteeing the sale of energy produced as well as the price that solar power producers would obtain. However, there was a stipulation that the producers should use domestically sourced inputs, namely solar cells and modules. India lost the case in DSB, and WTO has ruled against the stipulation of local content requirements by Government of India. Answer the following questions. How does the local content requirement clause violate the WTO agreements? So basically इसमें क्या हो गया कि that you are trying to follow a protectionist policy in order to save your डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ फॉर दैट मैटर. दैट्स व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड. ओके, उन्होंने क्या लिखा मैंने ध्यान नहीं दिया इतना, बट जो मैं समझ पा रही हूँ कि तुम देख लेना एक बार वो भी. ओके, नाउ एक्चुअली व्हाट आई फील दैट और व्हाट एज पर द WTO हमारे फील करने से तो क्या होता है, तो वो WTO का कंटेम्पलेशन ये होगा कि भाई आप जो यूज़र है, जो प्रोड्यूसर है सोलर एनर्जी का, आप उनको कॉम्पिटिटिव बेसिस पे डिसाइड करने दो कि उनको कौन सा यूज़ करना है. अगर क्वालिटी की बात है तो इफ़ इट इज़ कंसर्न अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, दैट मीन्स इफ द इम्पोर्टेड क्वालिटी इज़ नॉट as good as the local quality of goods, that means then you are free to use, because the producer would be willing to make the most efficient product with respect to the जो आप बना रहे हो. आप बहुत अच्छी चीज़ बनाना चाहोगे, राइट. सो ऑब्वियसली द प्रोड्यूसर को ये चॉइस रहनी चाहिए कि वो क्वालिटी के बेसिस पे चूज़ करे और ना कि वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की, अपनी कंट्री की चीज़ों को फेवर करने के हिसाब से, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो इम्पोर्टेड आइटम ज़्यादा बेटर है, फिर भी आप डोमेस्टिक इंडस्ट्री को आप सपोर्ट करने के लिए आप इम्पोर्टेड आइटम को ख़राब बता रहे हैं या आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं. So that is what I can understand, that how does the local content requirements clause violate the WTO agreements. So we can say that if it is stipulated to use only the local requirement, that means India is trying to protect its domestic industry and thereby violating the rules of WTO as a member of the WTO, right? The producer definitely has a choice to pick up or choose something which is based on quality, but not for the sheer fact that it is because it is domestically produced, we straight away reject the foreign item. That's what I can understand. Do you think Indian domestic solar power industry will be affected when India scraps local
sourcing regulation as per the ruling of the WTO. No, I don't think so. It will be like as such it will not be affected, but yeah, इसके देखो प्रॉस एंड कॉन्स दोनों आंसर होंगे. कोई भी ऐसा क्वेश्चन दोनों में से नहीं है जिसका सिर्फ एक ही आंसर होगा, दोनों आंसर आएंगे. अगर ये क्या बोल रहा है पता है तुमको, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि अगर इंडिया बोलता कि चलो लोकल, ये एक लॉ बना के रखा है कि आपको लोकल कंपोनेंट ही यूज़ करना पड़ेगा, प्रोड्यूसर को ऐसा बोला गया है करने को, तो अगर वो लॉ को इंडिया स्क्रैप कर देता है तो क्या इंडिया को फ़र्क पड़ेगा या इंडिया को क्या अफेक्ट होगा, ये सवाल है इनका. तो इसके प्रॉस ये है कि अगर इंडिया स्क्रैप कर देता है देन इट विल बी कंप्लीटली कॉम्पिटिटिव एंड द प्रोड्यूसर्स ऑफ सोलर एनर्जी would be enjoying the freedom of choosing the most high quality products which is relevant from the perspective of the quality of the production for that matter. but इसका कॉन्स ये है, इसका नेगेटिव पार्ट ये है कि अगर इन्होंने ये स्क्रैप किया then many countries especially like China can like start dumping their goods into India which would be relatively very cheap and our domestic industry will get affected a lot. उसके रिगार्ड में उस चीज़ से भी बचने के लिए इंडिया ये कर सकता है कि इट कैन लाइक गो फॉर एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ और काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ एंड ऑल दैट. ये इसका आंसर है गाइस मेरे हिसाब से. मॉड्यूल में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आप प्लीज़ उसको जा करके पढ़ो. एंड ऑन दैट नोट आई एम ट्राइंग टू फिनिश दिस चैप्टर फॉर यू गाइस. प्लीज़ पढ़ लेना, चिंता नहीं करना, बहुत मुश्किल कुछ नहीं आएगा. आई एम श्योर ओवरऑल आइडिया तुमको आ गया, एक या दो रीडिंग मारोगे फटफट तुमको ध्यान पड़ जाएगा. ओके, थैंक यू सो मच एंड रियली विश ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. थैंक्स अ लॉट.